तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं आज सबसे पहले तो आपको संत वैलेंटाइन्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में प्यार हमेशा बना रहे और आप प्रसन्न रहे, इसके लिए शुभकामनाएं। और आपका हार्दिक स्वागत है आज इस कार्यक्रम में जिसका नाम है साहित्य संवाद। और इसे अ, वातायन युग के और वैश्विक हिंदी परिवार, गृह स्वामिनी और ये हमारा क्रिएटिव कल्चर की तरफ से आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पहले भी आता रहा है, एक नए सिरे से शुरू हो रहा है, नए नए रूप में। और ये पूरा कार्यक्रम दिव्य माथुर जी की परिकल्पना है और मैं और अर्पणा जी इसमें सहयोग करती हैं। तो आप जान सकते हैं कि जो कुछ इसमें अच्छा है वो दिव्या जी का है, और जो कुछ खराब है आपको पता है दोष किसको देना है। दोस्तों, कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम हमारे समय के जो महत्वपूर्ण कथाकार हैं, विशेष रूप से उनको सुने, उनके बारे में और बेहतर ढंग से जाने, उन्हें समझें। और इसी दृष्टि से ये पहला जो कार्यक्रम है इसका, उसमें हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कथाकारा सूर्यबाला जी को, डॉक्टर सूर्यबाला। और आप सब जानते हैं उनका परिचय। वो ये शायद अर्पणा जी ने लिखा है कि वे सूर्य सी प्रकाशमान, व्यास सम्मान से अलंकृत प्रख्यात साहित्यकार हैं। हम बहुत ज्यादा परिचय में नहीं जाएंगे, आप सब लोग परिचित हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो साहित्यकार हैं हमसे ज्यादा सुने, उनके बारे में ज्यादा जाने। कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले अगर अरुण शेखर जी हमारे साथ शामिल हो गए तो उनके साथ सूर्यबाला जी का संवाद होगा कुछ समय तक। फिर हम सूर्यबाला जी से ही उनकी एक कहानी सुनेंगे, और 3 टिप्पणियां होंगी सूर्यबाला जी के कथा कर्म पर। मर्मज्ञ विशेषज्ञ हमारे साथ हैं निशा नाग जी, प्रोफेसर निशा नाग पुरोहित, डॉक्टर सुअम्बदा और पूनम मनकर। और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक विशेष रूप से, क्योंकि कोई भी साहित्य कर्म अगर होता है तो वो पाठकों श्रोताओं के बिना अधूरा रहता है, तो एक अच्छा समय आप लोगों के लिए रखा जाएगा जिसमें हम चाहेंगे कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी तारीफ कर सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। हम उन्हें नोट करेंगे और उन अगले कार्यक्रमों में उनका ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही इसमें एक चैट बॉक्स की सुविधा होती है, आप सब जानते हैं। उसमें भी अपने सवाल टिप्पणियां वगैरह लिख सकते हैं। हम उन पर नज़र रखेंगे और उनको सारांश के रूप में पेश करेंगे। आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। निवेदन यह है कि सवाल संक्षिप्त रखें ताकि सभी लोगों को अवसर मिल सके। और इसके बाद इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जो अभी एक किसी रोगी के इलाज में लगे हैं, वे थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। उनसे हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो सबसे पहले अरुण शेखर जी तो शायद नहीं है, तो हम कहानी सुन लेते हैं दिव्या जी, अगर आप ठीक समझें। कर दिए कल। आप म्यूट हैं। कहानी सुन लेते हैं। म्यूट हैं आप, तो मुझे लगता है कि वो शायद हाँ कह रही हैं। और आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं दिव्या जी। और तो हम संवाद का जो हिस्सा है, अरुण शेखर जी आ गए हैं। अरुण शेखर जी का परिचय है कि वे सिनेमा और रंगमंच के जगत में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, फिल्म बनाते हैं और स्वयं भी एक प्रसिद्ध और बहुत ही बेहतर स्तर के अभिनेता भी हैं। तो बिना कोई समय खोए मैं अरुण शेखर जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के पहले हिस्से के रूप में, जब अरुण शेखर जी सूर्यबाला जी से संवाद करेंगे। अरुण शेखर जी ने मुझे ऐसा बताया गया है कि वे सूर्यबाला जी के जीवन और कृतित्व पर कुछ फिल्म का निर्माण भी कर रहे हैं। तो अरुण जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अब ये मंच आपके हवाले है। अरुण जी, ये आपकी आवाज राजेश नहीं आ रही है। आदमी ये आदमी अभी राजेश जा चालू है ना, मतलब दिख रहा है। अच्छा। हेलो। बाकी सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि अगर आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को, तो हम ज्यादा कार्यक्रम का बेहतर ढंग से आनंद ले सकेंगे। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए।
हाँ, अभी अभी आप सुन पा हाँ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो अब आप कृपया आरंभ कीजिए। हाँ, इस तरह का थोड़ा अभ्यास मुझे कम है ये ऑनलाइन वाला। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा विलम्ब से शूट पर था, तो ऐसा लग रहा था कि शूटिंग पर ही रह जाऊंगा, वहीं ना बैठना पड़े, बट पहुंच गया मैं। तो राजेश जी, ये हमारी दूसरी मुलाकात हो रही है। पहली बार एक मुलाकात हुई थी दिल्ली में, हमारी एक पुस्तक विमोचन हुआ था पुस्तक का, तो एक काव्य संग्रह था उस दौरान। और ये भी सौभाग्य की बात है कि अभी सूर्यबाला जी से भेंट हुई और उनसे काफ़ी बातें हुई। लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व को थोड़ी देर में बैठ करके या एक कहानी पढ़ करके जाना नहीं जा सकता है, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी उनसे हम बातचीत करें। तो उनका जितना मैं पढ़ रहा था और जब भी बात करते हैं तो मुझे तो ये समझ में आने लगता कि इसको कहाँ से, अच्छा इसको यहाँ से शूट कर रहे, अच्छा यहाँ से ये कर लेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, वो चलने लगता है। और एक बड़ी बात कि जितना मैंने सूर्यबाला जी को जैसे जैसे पढ़ रहा था, तो उनका स्क्रीन प्ले बड़ा जबरदस्त है। उनकी कहानियों का स्क्रीन प्ले इतना सुंदर है, बहुत बहुत विस्तृत और सूक्ष्म विवरण है, चाहे स्थान का हो, व्यक्ति का हो, या उनके बीच के रिश्तों का हो। तो आज सूर्यबाला जी से हम कुछ बातचीत करेंगे, जो मेरे कुछ ख्याल आए कि बातचीत करनी चाहिए। और इस दौरान जो बाकी महिला लेखकों को पढ़ते हुए, जानते हुए, उनके बीच में विमर्श करते हुए जो कुछ जाना, तो मुझे लगा कि वो इनसे भी हम जानकारी ली जाएगी तो अच्छा होगा। सूर्यबाला जी नमस्कार। सूर्यबाला जी, आपको अनम्यूट करना होगा, सूर्यबाला जी। अभी नहीं हुआ। अभी हाँ हुआ ठीक। क्या? जी बिल्कुल हाँ सही जी, है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ये हमारी मैं अभी आपको दूसरी दूसरी बार मुलाकात देख रही हूँ। है। जी जी। चलिए। जैसे मैंने कहा आपकी कहानी, वो मैंने दो कहानी पढ़ी आपकी, और वो उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तब लंबा है तो, बट उसको मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। लेकिन उसको पढ़ते हुए एक चीज मैंने जानी, प्रेमचंद की एक कहानी है जिसका नाम है यही मेरा वतन है। और ये जो उपन्यास है, प्रेमचंद की 1912 की लिखी हुई कहानी से उसका विस्तार यहाँ तक आता है। वो भी अमेरिका से शुरू होती है कहानी। उसमें होता है कि एक व्यक्ति जाता है अमेरिका में और खूब पैसे कमाता है, खूब धन कमाता है, परिवार वहां सब खुश है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसे एक टीस उठती है बहुत लंबी उम्र में, और फिर वो ढूंढने हुए अपनी जगह, अपनी जमीन आता है, कहीं ना कहीं वो एक टीस बनी रहती है। और वहां से एक लंबी यात्रा मैंने पकड़ी कि कनेक्ट होती है किस प्रकार से ये, जैसे मैं फिल्मों में प्रीक्वल सीक्वल देखते हैं, है ना, कि उस कहानी से पहले, कहानी के बाद का। तो ये कहानी वेणु की जो डायरी है, वो उसी के क्रम में मुझे लगी, 1912 से आज तक का ये लगा हुआ क्रम। आपने अगर उसको जाना हो तो। अरुण जी, मैंने वो कहानी नहीं पढ़ी प्रेमचंद जी की। मैंने अच्छा। बहुत सीखा है लेकिन वो नहीं पढ़ी। अच्छा है नहीं पढ़ी। अच्छा, क्योंकि नहीं पढ़ी। आपको ये बताऊं कि जैसे हल होती है कि हर लेखक की कुछ अपनी सनकें होती हैं, कुछ कुछ उसके ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमेशा उसके वजूद के साथ एक रहती हैं, उनको वो छोड़ नहीं पाता। तो जैसे हम्म। मेरे लेखन के मूल में स्मृतियां हैं, बहुत बचपन है, रिश्ते हैं, प्रेम है। उसी तरह मेरे लिखने की, मुझे लगता है, एक है विस्थापन की पीड़ा। जी। और आप अगर मेरा ये अभी, जैसे आपने प्रेमचंद जी के लिए कहा, बीच में मेरा एक छोटी सी उपन्यासिका है, और अपने मुंह से कहना अजीब लगता है लेकिन उसको 84 की श्रेष्ठ उपन्यासिकाओं में रखा गया था, अग्निपंखी। हम्म। उसमें गांव से शहर आने वाले युवकों की पीड़ा है। हम्म। कैसे गांव से शहर आया युवक न गांव का रह जाता है न हम्म। शहर का रह जाता है। गांव वाले समझते हैं शहर में जान क्या क्या भुगत कर रहा है, सुख उठा रहा है, राजसी सुख भोग रहा है। और यहाँ वाले समझते हैं कि ये तो गांव का है।
ठीक यही चीज मैं पा रही हूँ कि मैंने कई बार अपनी कई चीजों में लिखा है, वो विस्थापन कहीं का हो, गांव से कहीं का शहर का हो, एक शहर से दूसरे शहर का हो, एक घर से दूसरे घर का हो। इसमें मैंने देखा कि जो 84 में मैंने गांव से शहर का विस्थापन दिया था, आपसे आप अनायास वो देश से विदेश का हो गया है। जी ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो वे जो 84 के जयशंकर के साथ घटता है, लगभग वैसा ही 2018 के वेणुगोपाल शुक्ला के साथ घटा। घटता है। जी आप माना जाता है कि आप व्यंग्यकारों में सबसे महिला व्यंग्यकारों में प्रथमता है, यानी कि सबसे पहले ही आपने लेखन शुरू किया। इक्का दुक्का हो सकता है किसी ने लिखा भी हो, लेकिन स्थापित तौर पर आपने लेखन शुरू किया। और व्यंग का जो मुख्य भाव है मासूमियत है, सहजता है, और वो आपके चेहरे में दिखाई पड़ती है हमेशा, वो ममत्व, वो सहजता, है ना। लेकिन स्त्री विमर्श के नाम पर आज मैं देखता हूं कि बहुत सारा स्त्री लेखन उच्छृंखलता की ओर उन्मुख हुआ है। केवल व्यक्तिगत इच्छाओं आकांक्षाओं को ही वो सर्वोपरि मानना, सब कुछ तोड़ के छोड़ के निकल के खड़े हो जाना। अगर पुरुष सिगरेट पीता, अगर आप सिगरेट नहीं पी रही हैं तो आप स्त्री मुक्त की बात नहीं कर सकती। मैंने इवन यहाँ तक मैंने देखा है, सुना है अपने अपने कानों सामने से कि एक स्त्री कह रही है कि पुरुष स्त्री तब बराबर होंगे जब पुरुष भी बिंदी लगाने लग जाएं और मंगलसूत्र पहने। तो ये इस स्त्री विमर्श के लेखन को आप कहाँ तक उचित मानती हैं या क्या? नहीं, आप देखिए कि मैं बदनाम हूँ इसलिए कि मैंने कहा है कि जब तक कहानियों पर विमर्श होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब विमर्श को सामने रखकर कहानियां लिखी जाने लगी और एक तरह की फॉर्मूलाबद्ध कहानियां लिखी जाने लगी, तो वो सारी चीजें फॉर्मूले में बन जाती हैं। मैंने तो हमेशा कहा है कि स्त्री विमर्श ने हमेशा स्त्री लेखन को सीमित किया है, उसे चौहद्दियों में सिकोड़ा है, उसकी संभावनाओं को समाप्त किया है। और मैं ऐसे भी आपको बता दूं कि मैं आंदोलनों विमर्शों इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती। और स्त्री विमर्श को लेकर तो इतना ज्यादा कहना कि आज का ये प्रोग्राम जो 12 मिनट का हमारा आपका संवाद है, जिसे कि हमें बहुत संक्षेप में जी जी प्रश्न भी आपको और हमें उत्तर भी जी संक्षेप में ही देने हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं तो हमेशा ये माना जाता है कि मुझे मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, मुझे चिढ़ाया जाता है। अगर आपको स्त्रीवादी कहें तो मैं कहती हूँ बिल्कुल कहिए। और मैं, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना स्त्रीवाद है, एक संपूर्ण स्त्री का, स्त्री की संवेदना का, स्त्री की भावना का, स्त्री की पूरी मानसिकता का, स्त्री की आकांक्षाओं का, स्त्री के स्वप्नों का। वो स्त्रीवाद नहीं है, वो स्त्री विमर्श नहीं है जो आप कह रहे हैं ना कि जी बुंदी लगा ले तो और स्त्रियां सिगरेट पी ले तो पुरुषों के बराबर हो जाए। तो मुझे लगता है कि स्त्री विमर्श को या स्त्रीवाद को समय ने, हमारे समय की स्त्रियों ने भी बहुत, मतलब ज्यादा कुछ ने समझा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने ना समानता का अर्थ रखा, न विमर्श का अर्थ समझा, न स्त्री मुक्ति का अर्थ समझा। मैं तो ये कहती हूँ कि जब आपके पास कोई बहुत बहुमूल्य चीज आपके पास है, मूल्यवान चीज, तो उसे आपको बहुत संभाल के रखना होगा। तो ये जो मुक्ति आपको मिली है, वाह उसे आपको उस मुक्ति का कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको पहले आना चाहिए। मुक्ति का ये नहीं है, समानता का अर्थ ये नहीं है कि आप पुरुष की तरह खाली कपड़े पहन लें या पुरुष की तरह आधी रात तक घूम लें। अरे बहुत बड़ी चीजें हैं, जीवन बहुत गहरा है, जीवन में बहुत कुछ है। तो ये जो आपने कहा, आपने मेरी दुखती रग छू दी कि स्त्री विमर्श इसमें कहीं है नहीं, विमर्श हुआ ही नहीं स्त्री का, सिर्फ एक पक्ष का हुआ, सिर्फ एक जी उसकी एक पक्ष का हुआ। और एक जीवन एक पक्ष से नहीं चलता है, ये नहीं। सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है। और कुछ सुंदर लाइनें थी, एक जगह थी कि कहाँ पहुंचकर सब कुछ पाने अघाने के बाद भी जीवन छूछा नजर आने लगता है, कहाँ पूरी होती है जीवन की असली तलाश। ये सब आपके संवाद हैं कहानियों के। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके साहित्य की तलाश क्या है?
मेरे साहित्य की तलाश मनुष्य को पाना है। मेरे इसी उपन्यास का अंत है और उसे मेरे पाठकों ने बहुत पसंद किया है कि इस विश्व में, पूरे विश्व में हम कहीं भी रहें, क्योंकि आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये उपन्यास बढ़ता चला जा रहा था और हाँ मुझे लग रहा था कि वेणु का दम घुट रहा है। अब वेणु हाँ कह रहा है मुझसे कि मुझे इससे बाहर निकालो, मुझसे बाहर निकालो। और अब उपन्यास लिखते लिखते 10 साल हो गए। अब वो समय नहीं रहा भावुकता का, जबकि वेणु वापस लौटने की सोचे। अब तो वेणु की नियति जहां वो है वहीं बस जाना है। और मैंने ये भी कहा है बार बार कि जब मैं अपने भारतीयों को अमेरिका में देखती हूँ, खूब बड़े बड़े सुंदर लॉन, हरे हरे भरे लॉन, अच्छा जीवन जीते, तो मैं कहती हूँ आओ सब, आओ बसो अमेरिका में। अमेरिका में भारत बसाओ, लेकिन भारत में अमेरिका मत बसाओ। हाँ तो तब तक हमारा मेरा वेणु, मैं समझ गई कि कहता है कि इस विश्व में हम कहीं भी रहें, हम सिर्फ कितने मनुष्य बने रह पाए, ये उसकी अपनी, जो कहते हैं, आपने कहा तलाश है मेरी, कि जब जिस दिन मनुष्य मनुष्य को पालेगा। लेकिन हो रहा है उल्टा। मैंने इसी उपन्यास में लिखा है कि सभ्यताएं यहाँ आकर चरम, सब इस पर आकर के चरम विकास पर आकर सभ्यताएं यहाँ शर्मिंदा खड़ी। सभ्यताएं जहाँ खुद शर्मिंदा हो अपने आप पर, वहां मनुष्य कैसे अपना विकास कर पाएगा? मनुष्यता कैसे अपने आप को, अपने अपने नाम, अपने उस तक पहुंच पाएगी, अपनी मंजिल तक? तो मेरे मुझे लगता। इससे एक चीज और भी है, एक द्वंद्व जी जो जी आपने जी। अभी पढ़ा। मैंने बाद में उसी मेरी उधेड़ बुने हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कलम का लक्ष्य वही है जो जीवन का लक्ष्य है, जो मनुष्य का लक्ष्य है, कि जब हमारे अंदर ये रहे कि अंतिम वो क्या है। वहां जाकर मैंने देखा कि हमारा अंत में हमें अपने उसी संतोष धन पर पहुंचना है, उसी मिट्ठू तोते पर तक पहुंचना है जो रटता है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। वहां पहुंचेंगे, और वहां कैसे पहुंचेंगे? जब हम अपने आप तक लौटेंगे। वहां जाकर मैंने अपने देश की परंपराओं, अपने देश के मूल्यों, अपने देश की सोच को सराहा है, जो अपने देश में रह करके हम नहीं कर पाते हैं। ये मेरी उधेड़ बुन है जो आपने कहा करण, कि जब बाहर जाकर हम अपने देश को क्यों महिमा मंडित करते हैं, यहाँ रहकर क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं समझ पाते? ये बहुत बड़े और जेन्युइन और जरूरी सवाल आपने उठाया कि अपने देश में रह के क्यों नहीं महिमा मंडित कर पाते, नंबर एक। और दूसरी लाइन आपने जो कही कि अमेरिका, आओ हम मिलकर अमेरिका में भारत बसाएं, लेकिन भारत में अमेरिका न ले जाएं। ये बहुत बहुत बड़ी लाइन आपने कही है कि बहुत सामान्य नहीं है। जो संस्कृति या देश या उससे प्रेम करता है, जो समझता है उसमें गहरे है ना कहीं, वो जरूर इससे 100% सहमत होगा और इसी बात को आगे ले जाएगा। और साहित्य के साथ साथ कोई भी कला हो, सबका चरम मुझे लगता है यही है जो आप कह रही हैं। आगे एक दो सवाल और हैं हमारे, कि जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि साहित्य का एक्सटेंशन, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सिनेमा है, उसका रूप बदलता है, फॉर्मेट बदल गया, लेकिन वो कहानी आगे बढ़ जाती है। तो कहानियों को जब स्क्रीन पर आई तो टेलीविजन आया, फिर फिल्में आई, लेकिन अभी अचानक इतना तेजी से जो दौड़ शुरू हुई है, जिसमें 2020 का दौर कहते हैं ना, कि क्रिकेट मैच जो 5 दिन वाला 2020 पर आ गया, फिर 10-10 पर। सेम ये मैं देख पा रहा हूँ कि रील्स पे साहित्य कहानी आ गई। रील्स के आगे भी बढ़ के अभी एक माइक्रो ड्रामा आ गया है। मैं उस दिन डिस्कशन कर रहा था, वर्टिकल या माइक्रो ड्रामा। 1.5 घंटे की कहानी को 50 एपिसोड में, छोटा छोटा 1.5 मिनट के। अब इस दौर में साहित्य का क्या कोई नया फॉर्मेट आ सकता है, या उसको कहीं उस तरह से कोई नया, जैसे कि मान लिया एक दोहा है या चौपाई है, छोटी कहानी, लघु कथा है, तो क्या साहित्य में भी ऐसा कुछ करने की जरूरत है कि जिससे वो और ज्यादा आप बात को अपनी आगे ले जा सकें? अरुण जी, हम सोचकर साहित्य कि कुछ और लिखें या ऐसा करें, ऐसा नहीं होता। ओके। मुझे लगता है वो तो हमारे अंदर का कि एक
आहट एक आभास होता है, और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसको हम लोगों तक शेयर कर सकें। तो कोई जरूरत सोच के, वो जरूरत हमारी बहुत अंदरूनी होती है। साहित्य लेखन हमारी बहुत अंदरूनी जरूरत होती है। तो ये सोच के कि अब ऐसा होना चाहिए, खासकर मेरे साथ जहां तक ऐसा है कि सोच के अब मैं ये लिखूं, अब मैं ऐसा कुछ करूं, नहीं। मतलब मुझे अंदर से जो प्रेरित होती है, जो चीज बहुत ज्यादा झकझोरती है, बहुत ज्यादा बेचैन कर देती है, वो हम लिखते हैं। लेकिन जहां तक आप चेंज की बात कर रहे हैं, कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं, तो अपने आप हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आप देखिए, सारी विधाएं एक दूसरे में बड़ी बुरी तरह क्या, अच्छी तरह मिलजुल रही हैं। आप देखिए, आत्मकथा उपन्यास जैसे पहले इतिहास और वो था, ऐतिहासिक यथार्थ था, तो इस तरह के बदलाव अभी आप बिल्कुल नए लेखकों में देखिए, बिल्कुल नए लेखकों में वो शिल्प के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर और कथ्य के स्तर पर बड़े विस्फोटक बदलाव ला रहे हैं, जो जो सचमुच लिख रहे हैं। तो सोच कर नहीं, ये तो अपने अंदर की उसकी बात है कि कौन कहाँ तक पहुंच सकता है, और उस आभास को, उस अंदर की आहट को तो हम कभी शब्द दे ही नहीं पाते। वो दे पाते तो कुछ और ही कहानी, कुछ और ही बनता। जी जी। आपकी बात से ये बात निकल के आई कि साहित्य जो है वो बाजार की मांग पर नहीं लिखा जा सकता है, फिर वो साहित्य नहीं रहेगा शायद। और जो है ये मन का अवगुंठन या मन का द्वंद है ना, वो निकल के आता साहित्य में, जो बड़ी सच्चाई होती है, इसीलिए साहित्य होता है और लंबे समय तक चलता है। जो चीजें बाजार के डिमांड पर लिखी जाती हैं वो बहुत फौरी होती है, मुझे लगता है। तो इसलिए नहीं बहुत तो मैं आपको बताऊं, मुझसे तो यहाँ तक कहा गया, मेरी बहुत सी प्रेम कहानियां हैं जिन्हें कि प्रेम के चलते फॉर्मूलों पर नहीं कसा जा सकता। बिन रोई लड़की, हम्म मुंडेर पर वे जरी के फूल। तो लोगों ने कहा कि आपने उन दशकों में, जब अ कहानी और नई कहानी और ये सब बन रहे थे, उस समय प्रेम कहानी लिखने का दुस्साहस कैसे किया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए साहस दुस्साहस की कोई बात थी नहीं, क्योंकि मैं बाहरी आंदोलनों और ये जितने भी आंदोलन चलते हैं, विमर्श चलते हैं, और तमाम कहानी कहानी समांतर कहानी, सचेतन कहानी, मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैंने जीवन को देखा, मनुष्य को देखा, रिश्तों को देखा, और स्मृति कोश मेरे हम्म लिए सबसे बड़ी चीज मनुष्य का स्मृति कोश है, जो पूरे जीवन उसको वो लबालब रहे, उसको चलाता रहे। तो मैंने कभी इस तरह के उस पर विश्वास नहीं किया है कभी। और एक जैसा कि अभी एक नए तरह का सवाल मुझे गूंजा था आज के दौर का, उसी में से एक और सवाल आता है कि सोशल मीडिया और हिंदी साहित्य, है ना, इसके साहित्य के विकास में कुछ सहायता हमें मिली है या कहीं ना कहीं उसका कहेंगे ह्रास हुआ है? अरुण जी, वो हर चीज में है, हम्म प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट। जी। एक चीज देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसा संपादकों का खौफ, संपादकों का एक तरह से वर्चस्व था कि हम कहानियां लेके बैठे हैं। मैं तो अपवादी थी, एक्सेप्शनल थी, कि मेरी पहली कहानी सारिका में, और वो भी भेजी नहीं, कमलेश्वर जी ने मांगी कि पढ़ने के लिए भिजवाइए, और पढ़ने के लिए भिजवाई, और उन्होंने उसको छाप दी महिला कथाकार अंक में। तो मैं तो एक्सेप्शनल थी। मुझे पता है कि हमारे समय में कोई भी नया लेखक, युवा लेखक, कितने दिन तक लघु पत्रिकाओं के चौकटे, जो हम कहते हैं दहलीज पर, अपने दस्तकें देता था, छपवाता था। कितने धीरे 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 बहुत अपवादी लेखक हुए हैं जो कि सीधे नसैनी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं, बिल्कुल। तो ऐसे, लेकिन अब जब सोशल मीडिया की आपने बात कही, अब देखिए, अब कहाँ के संपादक और कहाँ का हम्म अंकुर और कहाँ की एडिटिंग। हम्म हम खुद संपादक हैं, हम खुद प्रकाशक हैं, हम खुद एडिटर हैं। हम्म तो इससे एक चीज और भी अच्छी हुई कि बहुत से बहुत अच्छे लेखक इसके थ्रू भी सामने आए। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, क्योंकि एक का नाम लो तो चार भूल जाते हैं, और जो भूल जाते हैं उनके लिए बहुत दुख होता है कि लोग, मतलब जो अपने आप, और उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा भी है, लेकिन दूसरी तरफ उनका उनका अति आत्मविश्वास कहीं घातक भी है।
मेरे अरुण पास जी, नए लेखक इतने जी आते जी हैं, वो आप सब पूछते हैं कि मैडम बताइए, लेकिन हर कोई उस पे अपनी प्रशंसा स्तुति ही चाहता है। जी बहुत जी जी कम बहुत ऐसे हैं। जी अरुण जी, जी आप तो आखिरी सोशल सवाल मीडिया का पूछ ये सकते हैं नुकसान अगर है चाहे तो। कि हर कोई जी अपने आप को लेखक और स्वयंभू लेखक बना बैठा है, जी जी जी, अति ये बात आत्मविश्वास। हाँ जी, कह सकते हैं कि एक तरह के साहित्य में भी सोशल मीडिया के जरिए लोकतंत्र आ गया। और जी आपका साहित्य पढ़ते एक और मजेदार बात रही कि राजश्री की फिल्मों की तरह सूर्यबाला जी की कहानियों में भी कोई विलेन नहीं होता, विलेन होती हैं परिस्थितियां। ये बहुत सुंदर बात है। और मुझे लगता है कि जो हमारे हिस्से का समय था वो हमने खर्च किया है अपनी बातचीत में। इससे अगर कुछ अच्छी बात निकली होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राखी। अरुण जी, सूर्यबाला जी बहुत 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 शुक्रिया, और सूर्य बालाजी का बहुत आभार। और बहुत अच्छी बातें निकली हैं आपने, बहुत एक तो खुद बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, और हम लोग सूर्य बालाजी से उनके बेबाक विचार सुन पाए हैं स्त्री विमर्श पर, और साहित्य के उद्देश्य पर, और साहित्य के नए रूपों पर, और इसके साथ ही साहित्यकार की प्रेरणा पर बहुत आभार। और अब हम तो चाहते थे कि आपको सुनते ही रहें, आप दोनों को ही, लेकिन अब अगले चरण पर चलते हैं, और वह चरण है हम खुद सूर्य बालाजी से उनकी एक कहानी सुनना चाहेंगे। और ये कहानी उन्होंने चुनी है हमारे लिए, एक स्त्री के कारनामे। जैसा कि अरुण जी ने भी कहा कि सूर्यबाला जी खास तौर से व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और उसमें ये बात आपको कहानी में सुनाई देगी। तो मैं आपको, हमारे साथ जुड़ चुके हैं 32 लोग, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि नीचे यहाँ पर एक रिएक्ट का एक बटन है, आप उसमें बहुत सारी चीजें, दिल और तालियां वगैरह दे करके अपने रिएक्शन दे सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आई चर्चा, तो आप चैट में भी लिख सकते हैं कि आपको कितने, जैसे आप अगर बहुत पसंद आई है तो 1 लिखिए, और खराब आई है तो 10 लिखिए। तो हम आपसे आपकी प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा रखेंगे। और अब हम अगले चरण पर चलते हुए सूर्य बालाजी से उनकी कहानी सुनते हैं। शायद कहानी का अंश है एक स्त्री के कारनामे, शायद काले लिखना भूल गई हो। अच्छा, मेरे में तो है, ए? एक स्त्री के कारनामे। आपकी प्रति में नहीं होगा, बाकायदे स्त्री कारनामे कर रही है, और वो कारनामे आपके सामने आएगी। मैं पढ़ूं राजेश जी? आप पढ़िए, आपका स्वागत है। हाँ, कि अच्छा, एक बात पहले ही मैं क्षमा मांग लूं कि मैंने बहुत कोशिश की दिव्या, लेकिन ये मैं इसको बहुत ज्यादा एडिट नहीं कर पाई, तो 1-2 मिनट ज्यादा हो सकते हैं, तो आप लोग उसे जरा मुझे क्षमा करेंगे। और एक बात और बताऊं इस कहानी को लेकर के, इस कहानी को पुरुषों ने भी बहुत पसंद किया है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था बंबई की चौपाल में, तो मुझे लगा था कि इस कहानी को कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन उसमें बहुत विकी लोग थे, गुलजार जी जैसे, अतुल चतुर त्रिपाठी, और मतलब बहुत लोग, और शेखर सेन, सबने रिलेट किया। और पत्नी और दो साल खास तौर पे कहा, खैर मैं इसमें समय नहीं लूंगी। और इसको एनएसटी ने कई बार मंचित किया है, अभी भी उन्होंने कहीं किया है, क्योंकि छोटी सी है तो मैं पढ़ती हूँ। और एक बार और है कि लोगों ने कहा कि स्त्री विमर्श के इस एंगल पर, इस कोण पर कभी नहीं कुछ लिखा गया जो आपने इसमें डाला है। मैं पढ़ती हूँ। एक स्त्री के कारनामे। मैं एक औसत कद काठी की लगभग खूबसूरत औरत हूँ, सुशिक्षित, शिष्ट और बुद्धिमती। शादी भी हो चुकी है, और एक लगभग गौर वर्ण, सुदर्शन, स्वस्थ, पूरे 5 फुट 11 इंच की लंबाई वाले मृदुभाषी, मितभाषी पति की पत्नी। बच्चे है ना, बेटी भी बेटे भी, सौभाग्य से, समय से और सुविधा से पैदा होकर भली भांति पसपुल लाने जाने, आज्ञाकारी और होमवर्क करने वाले भी। संपन्नता और सुविधाएं इतनी तो हैं ही कि एक पति, 2 कामवालियों और 3 बच्चों वाला ये कारवां कदम कदम बढ़ाते हुए लगभग हर कदम पर खुशी के गीत गाता हुआ चल रहा है। जितने पैसे मांगती हूँ पति दे देते हैं, जहां जाना चाहती हूँ पति जाने देते हैं, कभी रोकते टोकते नहीं, पूछते पाछते भी नहीं।
कभी उन्हें भी साथ चलने को कहती हूँ तो चले चलते हैं, कभी नहीं कहती तो नहीं चलते। खाना भी सदा सादा और स्वास्थ्यप्रद खाते हैं। कभी वे ही व्यंजन दोबारा तिबारा बन गए हो तो मैं क्षमा मांगने के लहजे में सॉरी कह देती हूँ, और वे बेहद धीमे से इट्स ऑल राइट कहकर पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। वरना लोगों के घरों में तो जरा सी कम नमक और जरा सी ज्यादा मिर्च की बात पर बवाल मचाने वाले पति मैंने खूब देखे हैं। पहले बवाल मचता है, फिर जलजला आता है, और उसके बाद मान मनोबल। घंटे 2 घंटे तो लगी जाते हैं पूरा 12 मासी कार्यक्रम निपटाने में। लेकिन मेरे घर में कसम आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तभी तो लोग कहते हैं कि मेरे पति आदमी नहीं देवता है। घर में 3 अखबार आते हैं, 2 फोन और एक रंगीन टीवी है ही। वे ऑफिस के घंटों से ऊपर नीचे सारे अखबार पढ़ते हैं, साथ साथ टीवी भी चलता रहता है। जिस चैनल पर जो आता है देखते हैं, जो चैनल लगा है उसे लगा रहने देते हैं, जैसा कार्यक्रम आता है आते रहने देते हैं। परेशान नहीं होते कभी, समय काटने की कोई समस्या ही नहीं उनके पास। वरना कितने लोग तो सारे समय इसी माथापच्ची में लगे रहते हैं कि समय को कैसे बचाया जाए और कैसे काटा जाए। मेरे पति को ऐसी कोई उधेड़ बुन नहीं व्यापती। यही कारण है कि लोग उन्हें आदमी नहीं देवता समझते हैं। लेकिन अपनी क्या कहूं, कहती भी शर्म आती है। उनके देवत्व को संभाल पाने का मेरे पास शऊर ही नहीं है। वे जितने देवता होते जाते हैं मैं उतनी बेशऊर, उतनी बेढंगी। हंसती हूँ तो खिलखिलाकर हंसती चली जाती हूँ, और रोती हूँ तो बेतहाशा सावन भादो की झड़ी लगा देती हूँ। और गुस्सा मेरी नाक पे रहता है बिना बात। अपने देवता समान पति पर भी अच्छी तरह जानती हूँ कि गलती सरासर मेरी होती है, फिर भी वे शांत भाव से इट्स ओके कह देते, और कभी कभी सो सॉरी। पड़ोसियों का कहना है कि आज तक कभी उनकी आवाज तक नहीं सुनाई दी। बात सच है, जब घर की घर में नहीं सुनाई दी तो बाहर कैसे सुनाई दी। मान लीजिए छुट्टी के दिन वो कहीं बाहर जा रहे, निकलते दिखे तो मुझसे रहा नहीं जाता, बरबस पूछ बैठती हूँ कहीं जा रहे हैं क्या। हाँ। कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? एक किसी से मिलने। किससे? तुम उन्हें नहीं जानती। अच्छा, कब तक लौटेंगे? जल्दी भी आ सकता हूँ, देर भी लग सकती है। वही तो मैंने पहले ही बताया ना, मृदुभाषी मितभाषी। बताइए, इसमें जरा भी कोई बौखलाने वाली बात हो सकती है? नहीं ना। तो भी मैं तकरार पर उतारू हो जाती हूँ। उनकी सारी सदाशयता ताक पर रखकर रार ठान लेती हूँ। एक बार तो मैं सीधे सीधे शिकायत पर उतर आई। आप तो मुझसे कभी बात ही नहीं करते, सारा समय अखबार, टीवी, कंप्यूटर, फोन। उन्होंने अखबार टीवी बंद कर दिया। समझदारी वाले स्वर ने मुझसे पूछा, ओह सॉरी, ठीक है, बताओ क्या बात करूं। ओह, अब ये तो अनुकूलता की चरम सीमा हुई ना, जो खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बात करें मुझसे। लेकिन ऐन वक्त पर मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। हड़बड़ा कर सोचने लगती हूँ कि इनको क्या विषय दूं अपने से बात करने के लिए। हकला के कहती हूँ, अरे और कुछ नहीं तो यही कि आज पूरा दिन ऑफिस में क्या हुआ, दिन भर कितना कुछ घटा होगा, वही सब। ओह यस। उन्होंने याद करने की कोशिश की और स्थिर भाव से बताने लगे कि जब वो सुबह ऑफिस पहुंचे तो उनका चपरासी प्यारे लाल हमेशा की तरह दूसरे चपरासी कामता के पास खैनी मांगने गया हुआ था। ऑपरेटर भी देर से आई। पैकिंग में 10:30 से का गो स्लो शुरू हो गया, इसलिए कायदे से माल की जो लोडिंग 3:30 तक हो जानी चाहिए थी वो 5:30 तक, बल्कि 5:45 तक नहीं हुई।
कैशियर बरुआ ने छुट्टी बढ़ा ली। केमिकल लैब का असिस्टेंट मखीजा आज फिर वैक्सीन करते हुए पकड़ा गया। और अचानक मेरी तंत्रा टूटी। पति पूछ रहे थे और बात करूं कि बस। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने उनसे बात करने के लिए कहा था और वो इतनी देर से मेरा कहा मानकर दिन भर चले कार्यकलापों का विवरण दे रहे थे, जबकि मैं शायद बीच में झपक गई थी या कुछ और सोचने लग गई थी। एक दो वाक्यों से ज्यादा कुछ सुन ही नहीं पाई। अब ये तो मेरी ही बेअदबी की हद हुई ना, कि खुदे पूछे सवालों के जवाब सुनने की जगह उबासियां ले रही हूँ। लेकिन वे अब भी पूछ रहे थे कि अब कुछ और बातें करी जाएं। हार कर एक रास्ता निकाला। जाने दीजिए, आप थक गए होंगे, मैं चाय बनाती हूँ, पियेंगे? मेरे मना करते ही वो जल्दी से टीवी देखने लगे थे। मेरा पूछा सुन ही नहीं पाए। मैंने रुक के थोड़ा इंतजार किया, फिर पूछा, चाय बनाऊं, पियेंगे? तब उन्होंने बेहद शांत स्वर में कहा, हाँ पी लूंगा। मैं अच्छी खासी समझदार पत्नी की तरह किचन में गई, पतीला गैस पर चढ़ाया। इतने ही में बस पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंदर झल्लाहट का एक भपका सा आ गया। दिल दिमाग की सारी जब समझदारियां धड़ाधड़ ध्वस्त पस्त होने लगी, जैसे कोई विध्वंसक बुलडोजर अचानक कतार से खड़ी सारी सलीकेवार इमारतों को तोड़ने ध्वंस करने पर उतारू हो गया है। इस तोड़क दस्ते का आक्रामक संचालन भी मैं ही कर रही हूँ और इसे रोकने की घबराहट भरी चीख पुकार भी मेरे अंदर से निकल रही है। पी लूंगा क्या मतलब? कोई एहसान करोगे क्या मुझ पर? कायदे से ये नहीं कह सकते थे कि हाँ हाँ बनाओ, मेरा भी दिल कर रहा है? या फिर यही, कैसा करो, जरा अदरक काली मिर्च डाल के तड़कदार चाय बनाओ, पिया जाए। इस किस्म की सारी इबारतें नाजायज, सारे निर्माण अवैध, सब गिरे ढहे ध्वस्त पस्त मलबे पर सिर्फ एक मनहूस सा शब्द टंगा है, पी लूंगा। लेकिन ये सब मेरे अंदर वाले लोग की माया है। बाहर तो गैस पर चाय का पानी खौल रहा है और मैं ट्रे में बदस्तूर शुगर पाट और मिल्क पॉट के साथ चाय की प्यालियां सजा रही हूँ। अचानक फिर से मुझे जाने क्या होने लगता है। चाय का पानी मेरे अंदर खौलने लगता है, बर्नर की लपटें और तेजी से लपकाने लगती है। दिल दिमाग बेकाबू एक वैसी उत्तेजना की चपेट में। और अचानक मैं खुद को रोकते न रोकते चाय की पत्ती और कुटी अदरक के संग पूरे चम्मच भर काली मिर्च खौलते पानी में डाल देती हूँ। और अब सांस रोक धड़कने समेत मैं अपने पति को चाय का पहला घूंट लेते देख रही हूँ। अब बोलेंगे, अब उफ, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? मैं लगभग बेसब्र होकर पूछ बैठती हूँ, काली मिर्च खूब ज्यादा पड़ गई है ना? बोलो 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 ना। हाँ। तो मैं धड़कने रोक कर पूछती हूँ, इट्स ऑल राइट। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मौन वहशियाना हो जाता है। बात बात कैसे नहीं? इट्स ऑल राइट कैसे? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि काली मिर्च झुकी हुई है चाय में? चाय चरपरी नहीं बल्कि मिर्च का शोरबा है, और ये शोरबा मैंने बनाया है जानबूझकर, जिससे घर में बिछी बर्फ की सिल्लियां चकनाचूर हो। बर्फ पिघले तो पानी बहे और हवा हलकोरे, तूफानी ही से। हवा, पानी, बर्फ और तूफान, बादल और बिजली सब एक साथ हो इस घर पे। बहुत हो गई देवताई, थोड़ा ही सही हैवानियत पर भी तो उतरा जाए। ये अष्ट धातु की सांचों में ढली मूर्ति चिटके और हाड़ मांस का एक साबुत आदमी बाहर आए।
लेकिन मैं इंतजार करती रही। कोई तूफान नहीं आया, कोई बिजली नहीं कड़की, न बादल आए न बारिश। ग्लानि से भरी मैं चुपचाप उठी। मैंने अपने आप को कहते हुए पाया, सॉरी, मुझसे काली मिर्च की बुकनी ज्यादा पड़ गई, दूसरी बनाकर लाती हूँ। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं खुद हकबकी हैरान सी देखती हूँ। मेरे देवता समान पति और मैं शांति से साथ साथ चाय पी रहे हैं। बहुत शानदार, अद्भुत और रोचक, अत्यंत रोचक, अद्भुत प्रस्तुति और अद्भुत आपका वाचन। बहुत शुक्रिया। ये मेरे भी उद्गार हैं और चैट में भी लोग यही बातें लिख रहे हैं, तो आपको बहुत हमारा आभार। ये एक अद्भुत, ये बहुत कम समय, बहुत कम होता है कि हम लेखक से खुद उनकी रचना को सुनते हैं, और आज हमने सूर्य बालाजी से उनकी कहानी सुनी। बहुत धन्यवाद। और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय ज्ञान चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही 34 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और हम चलते हैं इस आज के कार्यक्रम के अगले चरण पर, जिस पर हम लोग सूर्यबाला जी का जो साहित्य कर्म है, कथा कर्म है, उस पर 3 विदेशियों से सुनेंगे उनकी टिप्पणियां। देखिए, यहाँ भी सूर्यबाला जी पक्षपात हुआ है, विदुषियां आई हैं, कोई विद्वान नहीं आया। लेकिन ठीक है, ज्ञान जी हैं तो वो इस मोर्चे को संभालेंगे। तो अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी की, और उनका नाम है प्रोफेसर निशा नाग पुरोहित। आपसे निवेदन है, कृपया अपनी बात कहें। नमस्कार सूर्यबाला जी और मेरे अन्य साथी। सूर्यबाला जी से मेरा परिचय 2 तरह से होता है, एक अध्यापकीय दृष्टि से और दूसरा स्त्री विमर्श वाले कोण से। सूर्यबाला जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष में जो सिलेबस लगा हुआ है बीए प्रोग्राम को, स्त्री विमर्श या स्त्री लेखन, उसमें आपका एक व्यंग्य है, जूते चिढ़ गए हैं। और उससे भी पहले बचपन से ही आपकी कहानियां और आपकी जो अन्य विधाएं हैं वो सिलेबस में लगातार लगती चली गई हैं। इसके अलावा आपको मैंने प्रभूत रूप से पढ़ा है। समय कम है तो जरा जल्दी जल्दी अपनी बात मैं करूंगी, यूं भी मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो लेखन है, जिसे स्त्री विमर्श का एक दृष्टिकोण कहते हैं, मैं कहूंगी वो इंटीग्रेटेड वुमेन डिस्कोर्स है। और वो जो एक आक्रोश या वो जो उबलता हुआ गुस्सा या ये सब चीजें हैं, वो उसमें मुझे उस तरह से नहीं मिली। और जो बहुत एक सुखद एहसास है, सुखद इस रूप में कि स्त्री विमर्श आप बहुत अच्छी तरह से समझा देती हैं कि ये नहीं है कि भैया एक आलू मैंने छिला तो एक आलू तुम छिलो, तब ये विमर्श जो है वो पूरा होगा। पुरुष को भी आप उसी दृष्टि से देखती हैं, जो एक करुणा की दृष्टि है। आपने अभी अभी कहा कि जो साहित्य है, बड़ी गहराई से आपने समझा दिया कि जो मनुष्य को और अधिक मानवीय बनाए वही साहित्य है। और इस मानवीयता के पक्ष में मैंने बहुत सी चीजें देखी। आपका जो दायरा है, वो दायरा अपने देश से विदेश तक फैला हुआ है। लेखन के क्षेत्र में जो मैंने देखा, कहानी भी है, उपन्यास भी है, व्यंग्य भी है, डायरी भी है, संस्मरण भी है। कुछ एक कहानियां तो एकदम दिल में उतर जाती हैं, और उन कहानियों के बीच के जो कुछ अंश है वो तो ऐसा लगता है जैसे आपने सूक्तियां पिरो दी हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। आपके उपन्यासों को देखिए, पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र से लेकर बाद तक जो उपन्यास आते हैं, उन सभी उपन्यासों का विषय केवल स्त्री केंद्रित नहीं है। स्त्री है उसमें, केंद्र में है, लेकिन केंद्र में समाज है, केंद्र में संस्कृति है, परिस्थितियां हैं, और सम विषम राहों पर चलने वाले आपके चरित्र हैं, जो बड़े यथार्थ के साथ कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर भी स्थापित कर जाते हैं। बड़ी गहराई से प्रेरणा देते हैं आपके जो
अधिकतर जो आपके नायक और नायिकाएं हैं, बड़ी खूबसूरत प्रेम कथाएं आपकी हैं, जैसे ना मालूम जैसी, कि मतलब एक निश्चित प्रेम है ना, कितनी खूबसूरत कथा है वो एक लड़के और लड़की की, कि अंत में जाकर के जहां वो हवेली बिक रही है, वहां जाके पता चलता है कि वही लड़का जो कभी किशोर वय के एक मासूम प्रेम का, प्रेम ही समझिए उसे, स्नेह संबंध का एक तार था, लेकिन वो अच्छा लड़का और वो अच्छी लड़की एक दूसरे को छू नहीं पाते। और मतलब वो कहानी अंदर तक उतरती है। इसके बाद जब मैं देख रही थी वो कि ना पलाश के फूल वाली आपकी जो कहानी है, तो समाज किस तरह से जो है वो प्रेम के बीच में आता है, और जो नायक और नायिका है वो अपने व्यक्तिगत प्रेम से अधिक कहीं ना कहीं समाज को आगे रखते हैं। आपने अभी अभी कहा कि सोच कर नहीं लिखा जाता, सोचे हुए ढंग से अभिव्यक्तियां नहीं होती, और यह बात दिल को छू गई। अचानक मुझे भवानी प्रसाद मिश्र जी याद आए कि मैं सोचे हुए ढंग से अभिव्यक्ति नहीं करता, सोच कर नहीं रोया मेरा लड़का, सोच कर नहीं हंसी मेरी लड़की। और मैं देख रही थी कि आपकी कहानियों में समाज है, जीवन है, परंपरा है, आधुनिकता है, और उससे जुड़ी हुई समस्त तरह की समस्याएं हैं। कौन देश को वासी की बात आपने की, और वेणु की डायरी को भी हम लोगों ने देखा परखा, और बड़ी खूबसूरती के साथ आप इसमें समस्याओं को लेकर के आती हैं। और बहुत सी चीजें ऐसे हैं आपके लेखन में, जैसे एक कहानी ना किन्नी ना, बड़ी फेमस कहानी है। तो लड़कियों से या स्त्रियों से संबंधित जो समाज के भीतर पनपने वाली समस्याएं हैं, वो समस्त समस्याएं पूरी परिस्थिति के साथ, पूरी विभीषिका के साथ और पूरे यथार्थ के साथ सामने नजर आती है, लेकिन आप उसे किसी यथार्थ की ओर नहीं ठेलती, किसी आदर्श की ओर नहीं लेकर के जाती। आदर्श वहां स्थापित होता है उस रूप में कि समाज बना रहे, समाज बिखरे नहीं। और दरारें नाम की आपकी जो कहानी है, उसमें जो चीज मुझे सबसे ज्यादा जो छुई वो ये, कि अभी तक हम ये मानते थे कि उच्च वर्ग मजदूर और शोषित वर्ग का पहला निशाना रहा है, पर उसमें आज का वो वर्ग जो मैनेजमेंट के हाथों शिकार है, वो जो मैनेजमेंट की जो समस्याएं हैं, और उसमें जो उसका दयनीयता है, लाचारी है, और उसका बदतर होना है, उसका अनुमान केवल भुक्तभोगी ही लगा सकता है। आप ही की पंक्तियां हैं ये। सारी शान शौकत और ऐश आराम के बीच यह वर्ग जो है किस तरह से रेत की मछली सा जो है वो छटपटा रहा है। बड़ी गहराई से आपकी ये कहानी समझा जाती है, और ये भी कि शोषित सिर्फ नारी ही नहीं है, शोषित जो है वो पुरुष वर्ग भी है। और विवाह से संबंधित समस्याएं बहुत सी आती हैं आपके यहाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका अधिकांश जो लेखन है वो आपके अनुभव से उपजा हुआ है। उसमें जो है मैंने ये भी देखा कि असफल प्रेम की गहरी कहानियां हैं आपके यहाँ, एक गहराई है। लेकिन उसके साथ ही थाली भर चांद जैसी कहानी भी मैंने देखी, कि उस कहानी में किस तरह से अभिजात्य वर्ग के परखच्चे उड़ाता हुआ वो परिवार है जो अपने हाथ से इतनी खूबसूरती से, इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, और वो महिला जिसे लगता है कि आज इनके घर जो है वो सहायिका नहीं आई है तो क्या होगा, देखती है कि तीनों बच्चियां कितने प्यार से हंस बोल करके बर्तन मांजने का काम आंगन में कर रही हैं, लेकिन वो बर्तन मांजना उस संभ्रांत वर्ग के प्रति एक बहुत बड़ा सैटायर है। गांव, कस्बा, नगर, महानगर, और उसमें व्याप्त विसंगतियां, विवशता और असमानताएं सब आपकी कहानियों में है। और फरिश्ते कहानी, जैसा कि कहा कि प्रेमचंद की दूध के दाम कहानी की याद दिला देती है कहीं ना कहीं। हालांकि दूध के दाम का जो है वो कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है वर्ग से जुड़ी हुई है ये कहानी, कि किस तरह से बेचारा वो गरीब बच्चा मटर हुआ शोषण का शिकार है। और वृद्धों पर की समस्याओं पर बहुत खूबसूरत कहानियां हैं आपकी। अब जल्दी से अपनी बात को समाप्त करती हूँ, समय कम है।
जिसमें जैसे बाऊजी और बंदर जैसी कहानी की सोचा जा रहा है कि कहाँ इन्हें जो है इस्तेमाल कर लिया जाए। और सौगात कहानी बहुत दिल को छूती है कि एक वृद्ध की जगह क्या है घर के भीतर, वो क्या है। और कहानियां जो है प्रवास से, विदेश प्रवास से जुड़ी हुई जो संस्मरणात्मक कहानियां हैं, उनमें अन्ना वाली जो कहानी है कि अलविदा अन्ना, और उस अन्ना जो वो बच्ची है उसे दादी संस्कार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जानती है कि समय बीतेगा और शायद मुझे ये अन्ना ना मिले जिस जगह पर मैंने उसे लाकर आज खड़ा किया है। समय की सीमा को देखते हुए नमस्कार। बहुत आपका बहुत बहुत आभार प्रोफेसर आपका बहुत आभार निशा जी, निशा बहुत नाग जी। बहुत कम समय में आपने सूर्यबाला जी के साहित्य के कथा कर्म के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ सोमवदा कुमारी जी को। वो कृपया आए और अपनी बात हमारे सामने रखें। सबसे पहले इस मंच को नमस्कार। और मैं अभी बहुत ही छोटी हूँ और मुझे लग रहा है कि ये सच में आज एक वैलेंटाइन की बहुत ही खूबसूरत शाम है। मुझे सूर्यबाला जी को सुनने को मिल रहा है। और सूर्यबाला मैम से मेरा जो प्रथम परिचय हुआ वो एक स्त्री के कारनामे को नहीं कह सकती, एक शोधार्थी के कारनामे की तरह हुआ। हम लोग वर्धा में एमफिल कर रहे थे और मैम वहाँ पे थी और परिसर में मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी। हम 4-5 लड़कियां, हमें पता चल गया था कि सूर्यबाला मैम आई हुई है वर्धा में। तो हम पीछे पीछे ऐसे भागते हुए जा रहे थे और फुसफुसा रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम मैम से जाके बात करें। तो मैम ने पीछे पलट के देखा और आप हमारी, हम बस यही सोच रहे थे कि ये वही सूर्यबाला मैम है जो इतनी रोमांटिक कहानी लिखती हैं, क्योंकि उस उम्र में हमें बहुत ही ज्यादा रोमांस चढ़ा हुआ था। और अच्छे वे में तो हम सोच रहे थे कि आप इतनी शालीन हैं और इतनी प्यारी हैं और इतनी बढ़िया कहानियां लिखती हैं, तो हमें हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर आपने ही मुड़ के हमसे बात किया और हम बहुत ही सहज हो गए। मैंने अभी देखा कि निशा मैम ने काफी चीजों को समेट लिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जितना मैंने आपके साहित्य को पढ़ा तो मैं देखिए, जैसे आपने कहा कि आपकी जो रचनाएं में स्मृति कोश है, तो आपकी रचनाओं में मैं हमेशा, मैं देखती हूँ कि अतीत और स्मृति के बीच में संवाद है। और अतीत लौट नहीं सकता और स्मृतियों में अच्छी यादें हैं। और उससे लगातार संवाद हो रहा है और आपके पात्रों में द्वंद्व है। आपके जो साहित्य है, आप उसके कैनवास पे हर वर्ग के लिए जगह है, चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं। और स्त्री विमर्श का जो पारंपरिक जो भारतीय स्वरूप है मुझे आपकी रचनाओं में दिखाई देता है। आपकी स्त्रियां क्रांति लाती है, बाह्य क्रांति नहीं लाती है, आंतरिक धन्यवाद। क्रांति लाती है, विचारों का स्तर पर क्रांति। वो कपड़े से नहीं दिखाती, वो उछलती कूदती नहीं है, वो अपनी बातों से कहती है। जैसे ये किस के कारनामे है, ये भी एक क्रांति है, क्योंकि एक थोपी हुई मानसिकता है कि पुरुष कम बोलता है और स्त्री बहुत ज्यादा बोलती है। लेकिन उस एक पुरुष का भी द्वंद आपने बहुत सामने से निकाला है कि नहीं, हर पुरुष सिलखंड की तरह वो नहीं हो सकता, वो भी एक सामान्य स्त्री की तरह चंचल हो सकता है। तो जो स्त्री विमर्श के एक जो संतुलन परिप्रेक्ष्य है, जिसमें एक समाज के मानवतावादी दृष्टिकोण है और आपके साहित्य का जो केंद्रीय पक्ष है उसमें मनुष्यता दिखाई देती है, मानवीयता दिखाई देती है, जिसमें हर पक्षों के लिए स्पेस है। अगर हम मृत समस्या पे काम करना चाहे तो आपकी रचनाओं में वो दिखाई देती है। मुझे रचनाएं इस समय एकदम भूल सी गई हूँ, बहुत तैयारी की थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। और मुझे मैम आपके साहित्य का जो सबसे बढ़िया पक्ष लगा है वो लगा है, वो बस सब सारे पक्ष बहुत मजबूत हैं, लेकिन जो स्त्री का स्वरूप है वो हम सारी लड़कियों का स्वरूप लगता है कि हम हैं, हमारे आसपास वो हम सब है, हम सारी लड़कियां हैं, हमारी बातचीत हो रही है। तो जब कोई रचना जब हमसे वार्तालाप करती है, उसके पात्र हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हमसे बात करते हुए हमारे जैसे होते हैं, हमारे मंडी के हिस्सा होते हैं, हमारे घर के होते हैं, हमारे मोहल्ले के होते हैं, तो वो साहित्य ही मेरे लिए एक लगता है कि वो सबसे अच्छा साहित्य होता है। और वो आपके साहित्य में दिखाई देता है। प्रवासन का जो अंतर्देशीय अंतर्राज्यीय स्वरूप है वो आपके साहित्य में दिखाई देता है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत ही धन्यवाद और दिव्या मैम को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस मंच पे जगह दिया। और नमस्कार मैम। कभी नमस्कार सोमवदा कुमारी जी। सोमवदा जी ने अभी अपना शोध कार्य पूरा किया है और
जैसा कि हमने देखा, उन्होंने बहुत सहजता से अपनी बातें कही है और सूर्यबाला जी के साहित्य के पक्षों को हमारे सामने खोला है। आपका बहुत आभार। और अब हम तीसरे हमारे समीक्षक के पास चलते हैं, जो है डॉक्टर पूनम मनकर पीसी। अगर मैं गलत नाम तो नहीं ले रहा, पूनम मनकर पर ही रोक लेते हैं मुझे लगता है। और आप भी शोध कार्य में रत हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, कृपया अपनी बात कहिए। मेरी आवाज सुनाई आ रही है ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को प्रणाम और सूर्यबाला मैम को प्रणाम करती हूँ। उनको इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से वो तबीयत से थोड़ी नासाज चल रही थी और उन्हें इस तरह से बोलते और कहानी सुनाते देखकर बहुत खुशी हो रही है और मेरा हौसला बढ़ा है उन्हें देखकर। और दिव्या माथुर जी को सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और इस मंच से जोड़ा। और उनके बारे में अगर बात की जाए, ज्यादातर बातें तो नाग मैडम ने कह दी है। मुझसे पहले अंतिम बार या फिर सबसे अंत में बोलने का ये ड्रॉबैक होता है कि आपके पास बचा नहीं रह जाता कुछ बोलने के लिए। बहुत सारा बोल चुके होते हैं सभी। लेकिन सूर्यबाला मैम के बारे में अगर बात करूं तो उनके व्यक्तित्व से लेकर उनके कृतित्व तक बहुत सारी बातें ऐसी है कि उन पर शोध करने के बाद में भी बहुत सारी बातें अनछुई रह जाती है। हम उसको नए सिरे से जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ तो वैसा ही हुआ है। मैंने मैम पर उनकी कहानियों पर संवेदना, इस विषय में मैंने शोध किया है। लेकिन शोध में मैं ये कहूंगी कि एक चतुर्थांश भी मैं मतलब एक भाग भी उसका नहीं देख पाई हूँ। और उसके बाद में मैंने और 4 साल तक जब उनको पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा बहुत सारी बातें छूट गई है। उनके व्यक्तित्व की जो सहजता है, जो मृदुभाषिता है और जो भी उनका आतिथ्यशीलता उनकी है, जो मैंने देखी है, बातें हम उनके बारे में अनुभव करते हैं, वो सारी बातें उनके लेखन में भी वो रुजुता, वो सहजता हमें दिखाई देती है। क्योंकि हर साहित्यकार के लेखन में उसके व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब अंकित होता है और वो उनकी कहानियों में मुझे दिखा है। उनकी कहानियों की विशेषताओं के बारे में यदि बात करूँ तो जैसे ये बात हम सभी को पता है कि ट्रेंड के नाम पर उन्होंने कभी कोई चीज थोपी नहीं है। उन्होंने पाठकों को वही दिया है जो उनकी अनुभूतियों ने उन्हें दिया है, जो उनके अनुभवों ने उन्हें दिया है, जो उनके सूक्ष्म निरीक्षणों ने उनकी कलम को दिया है और वही देय पाठक पाता है। कभी हम स्त्री विमर्श की बात देखते हैं कि उस पर दर्जनों कहानियां और ट्रेंड के नाम पर कहानियां लिखी जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं दलित विमर्श पर कई कहानियां लिखी गई। अभी अभी जो आया है किन्नर विमर्श, उस पर भी कई कहानियां लोगों ने सोच समझ कर लेखकों ने लिखी हुई हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है। लेकिन यदि मैम की कहानियों की बात हम करें तो ऐसा कुछ भी थोपा हुआ हमें उसमें नहीं दिखाई देता है। दूसरी विशेषता यदि बात करूँ तो बौद्धिकता के नाम पर कभी उन्होंने पात्रों को, उनके संवादों को, उनकी कथन की शैली को कभी भी उलझाया नहीं है। सहजता से जो पहुंचता है वही पाठक तक पहुंचता है। और इसीलिए एक बात को रेखांकित करना चाहूंगी कि वो केवल समीक्षकों की या आलोचकों की लेखिका नहीं है, वो केवल समकालीन लेखकों की लेखिका नहीं है, वो केवल एक बौद्धिक वर्ग तक सीमित नहीं है, वो पाठकों की लेखिका है। और ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि एक आम ज्यादातर बात करें तो उन्होंने लिखी तो सभी वर्ग के लिए कहानियां हैं। उनके कहानी में परिप्रेक्ष्य, जैसे उनकी कहानी में वर्ग भी है, एक एलिट क्लास भी आता है, एक बौद्धिक वर्ग भी आता है। उनकी कहानी में ज्यादातर हम पाएंगे कि जो निम्न मध्यम वर्ग है, यह वर्ग है, ये सारी चीजें मतलब आधी आबादी को लेकर उन्होंने कहानियां लिखी है। और यही कारण है कि ज्यादातर पाठक उन्हें पसंद करते हैं। वो पाठकों की लेखिका है। और उनकी कहानियों के विषयों के बारे में यदि बात करें तो जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि वो केवल व्यक्ति की खोज में है, वो मनुष्य की खोज में है। वो कभी स्त्री और पुरुष की खेमेबाजी में नहीं पड़ती है। वो व्यक्ति को सहृदयता से व्यक्ति के तौर पर वो देखती है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बाल मनोविज्ञान को भी उतनी ही सहजता से और उतनी ही सरलता से अभिव्यक्त किया है। एक बात कहूँ तो मैं ये कहूंगी कि यदि कोई चौराहा चौराहा है तो वो चारों कोनों में जाकर उस ओर से उस चौराहे को देखती है और फिर उस पात्र को बुनती है। मतलब
जैसे परिस्थितियां, ये भी मुद्दा आया है कि परिस्थितियां उनकी हर कहानी में एक खलनायिका बनकर उभरी है। अगर खलनायक कोई है तो वो कभी नायक और नायिका नहीं होती, परिस्थिति खलनायिका का रोल निभाती है उसमें। और वो बिल्कुल सही है। उनकी कात्यायनी संवाद कहानी लीजिए, उसमें भी उन्होंने उस संवाद को इतनी मार्मिकता से और इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त किया है कि एक स्त्री है, और यदि उसका पति हर बार उस पति ने कभी उसका साथ नहीं दिया है, लेकिन उसको भी वो ये कहती है कि मेरी जो अच्छाई है वही, उसी के कारण वो पति इस तरह से उससे पेश आ रहा है। मतलब वो जो उसकी अच्छाई है वो खलनायिका बनकर उभरी है। ये उनकी कहानी बहुत सुंदर मुझे लगती है। उनकी प्रेम कहानियों के बारे में यदि बात करूं तो उनके सामने ये सवाल कभी नहीं आता कि मैं किस तरह से इस बात को रखूं। उनकी बात जब भी लाउड होने की कोशिश होती है या करती है, तब वो संकेतों के माध्यम से उस बात को कहती है। बात तो भाषा का उनका सौंदर्य ये है कि भदेशता या कोई भी गलत शब्द उनकी भाषा में मुझे आज तक नजर नहीं आया है। जितनी भी कहानियां मैंने उनकी पढ़ी है, वो संकेतों में उस बात को कहती है, या वो इस तरह से सौंदर्यता से उस बात को नाजुकी से और हुनर के साथ कहती है कि उसमें प्रेम भी अभिव्यक्त हो जाता है, उसमें क्रोध भी अभिव्यक्त हो जाता है। आप कहेंगे क्रोध को कैसे नाजुकी से कहा जा सकता है? तो क्रोध को जब कहना है, आपके सामने उदाहरण है एक स्त्री के कारनामे कि वो अपनी कलम को पैनी करके वो व्यंग की तरफ उसको मोड़ देती है, और इस तरह से वो अपनी बात कहती है। तो भाषा का उनका ये सौंदर्य मुझे बहुत भाता है। दूसरी बात ये कहूंगी कि उनकी कहानियों में संवेदनाओं के जो विविध स्तर है, तो उसमें प्रेम भी है, उसमें क्रोध भी है, उसमें अभिरुचि भी है, उसमें रूठना भी है, उसमें आश्चर्य है, उसमें शील है, उसमें भक्ति है। आपको हर तरह की कहानियां उसमें मिल जाएंगी। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ तो राख कहानी है, और प्रेम के बारे में मुझे उनकी एक कहानी बहुत पसंद है कि मानसी करके उनकी कहानी है। मानसी में जो एक कणा करके एक पात्र है, और उसकी बेटी जब उसके प्रेमी से मिलती है तो किस तरह से उनका संवाद होता है, और कितनी मूक सहमतियां है। दूसरी एक कहानी है कतारबंद स्वीकृतियां। ये भी कहानियां बहुत सांकेतिक रूप में लिखी हुई है। तो ये कहानियां मुझे बहुत ही आकर्षित करती है। बाल मनोविज्ञान की बात करूँ तो मटियाला तीतर कहानी है, तोहफा कहानी है। उनकी कहानी है बाऊजी और बंदर जो है वो पर्यावरण के विषय में हमें बताती है, इस धरती के लिए कहानी है, पर्यावरण के लिए। साथ ही साथ सौदागर दुआओं के और सलामत जागीरे जो उनकी कहानी है, उस कहानी में एक दादी है और वो किस तरह से अपने पोतों को पर्यावरण का महत्व बातों बातों में समझाती है। और आकाश का तारा है, उसको एक धीरूभाई नाम दिया है जो धीरज का प्रतीक है। तो ऐसे छोटे छोटे उनके कहानियों के पात्र हैं, उनके कहानियों के संवाद है जो सकारात्मकता से भरपूर है। निराशा की गर्त में जाते जाते भी पात्र को संभालना, ये हुनर उनकी कलम में है, और ये मुझे बहुत उनका अच्छा लगता है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो उनकी कहानियों में शैली के नाम पर आत्मकथात्मक शैली है, फिर वर्णनात्मक शैली है, संवादात्मक शैली तो है ही, पत्र शैली है। जहाँ पर चिड़िया जैसी माँ जो कहानी है वो पत्रात्मक शैली में लिखी हुई है, वो मुझे बहुत पसंद है कि एक माँ अपने बच्चे को समझाती है कि चिड़िया जिस तरह से बच्चे उड़ने लायक होने के बाद में उन्हें उड़ जाने देती है, ज्यादा उनकी गृहस्थी में वो इंटरफेयर नहीं करती है। ये बात किस तरह से एक बेटा जो है वो माँ को पत्र से समझाता है कि उसकी पत्नी किस तरह से है और माँ तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पर माँ जब ये कहानी लिखेगी तो वो किस तरह से लिखेगी, ये ना देखते हुए बेटा किस तरह से लिखेगा, उस तरह से वो कहानी लिखी है। बच्चों के लिए अलविदा अन्ना की कहानी मैं कहूंगी, इतनी सुंदर कहानी है। उसी तरह कई कहानियां जैसे रिश्तों की ताने बाने बुनती कहानियां हैं, तो उसमें बहनों का जलसा एक कहानी है जहाँ चार बहनें रेल के यात्रा पर है, और उनकी किस तरह से नोकझोंक हो रही है, एक दूसरे को संभाल रही है, गिर पड़ रही है, हंस रही है, व्यंग हो रहा है। ये सारी चीजें उनकी कहानियों में उपलब्ध है। इतना मतलब बहुत कुछ मैंने बोल दिया, शायद मेरा 5 मिनट का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि विमर्शों के बीच भी इतना अरसा बीत गया है कि वो लिख रही है, इस क्षेत्र में कार्यरत है, और इस क्षेत्र में काम करते हुए कितने विवादों से कितने सारे लेखक घिरे हुए हैं। इतनी बेआवाज और इतनी शांति से इतना अच्छा काम करना, वो भी इतने लंबे समय तक, ये सरल कतई नहीं रहा होगा। तो ये बात मुझे बहुत उनकी मतलब सराहना करने लायक बात है और मुझे बहुत अपील करती है। तो आज मुझे इस तरह आप सबने अवसर दिया
बात करने के लिए, बात रखने के लिए। तो आदरणीय सूर्यबाला मैम, आदरणीय दिव्या माथुर जी, आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी सर और सभी राजेश कुमार सर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और सभी ने बहुत अच्छा यहाँ पर बोला है और उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर पूनम मनकर जी। बहुत कम समय में आपने सूर्यबाला जी की कथा साहित्य की विभिन्न विशेषताओं को हमारे सामने रखा, जैसे सहजता, उसमें कोई उलझाव नहीं है, बल्कि आपने तो विषय और भाषा शैली और प्रस्तुति सभी पर प्रकाश डाला है। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आपके लिए। और साथियों, अब हम चलते हैं इस कार्यक्रम के अगले चरण में, जिसमें ये खुला मंच जैसा है। आप इसमें कोई अपनी बात कह सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं। इसमें कुछ टिप्पणियां आई भी हैं, जैसे तात्याना जी ने लिखा है कि जो आपने बात की मनुष्यता की तलाश की, वो उनको बहुत पसंद आई। और बाकी लोग भी, मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक रिएक्ट में एक रेज हैंड वाला बटन है, आप उसे दबा करके बता सकते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। तो आप सबका स्वागत है इस सत्र में। ये आपका ही सत्र है, और अगर आप इसमें भाग लेंगे तो ये सब अधिक सफल होगा। तो कृपया बताएं। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि मेरा कोई सवाल नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। हम आप अनम्यूट करके सभी लोग 1 मिनट के लिए ताली तो बजा सकते हैं इस सारे कार्यक्रम के लिए, और सब इसको तारीफ में, जिससे कि हमें लगे कि ये कुछ कुछ कार्यक्रम सही दिशा में जा रहा है। आप बाद में बहुत भी हमें शानदार। बाद में भी लिख सकते हैं। दिव्य माथुर जी जरूर एक ईमेल देंगी जिस पर आप अपनी बातें लिख सकेंगे, हम हमारे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए, अगर और उसमें कुछ बेहतरी चाहते हैं या कोई और सुझाव देना चाहते हैं। मुझे डॉक्टर लगता रेणु है कि यादव, तुम कुछ कहो। हाँ, रेणु रेणु यादव जुड़ी है। रेणु यादव जी कृपया कुछ कहिए जरूर। जी मैम, प्रणाम। सबसे पहले तो सूर्यबाला मैम को देखना, कभी सामने से नहीं मिली हूँ, लेकिन सुनना और स्क्रीन पर देखने के लिए आप लोगों ने ये अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा सत्र बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे मतलब जो वरिष्ठ लेखिकाएं हैं, सूर्यबाला मैम चाहे सुधा अरोड़ा मैम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत ज्ञानवर्धक सत्र रहा है, बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? हमारे क्रिएटिव कल्चर की एक अनूप निदेशक भी भार्गव होती है, जी है। हरिंदर जी, कुछ अनूप कहना जी, आप चाहती हैं कुछ तो। कहिए, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ। नमस नमस्ते दिव्या जी, सूर्यबाला दीदी प्रणाम, कैसी हैं कुछ आप? कुछ नहीं, बस कहिए। मैं वही कुछ मधुर क्षण याद कर रहा था जब हमें सूर्यबाला जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था, जब वो अमेरिका आई थी। और उनके साहित्य के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, लेकिन मैं उनके निजी व्यवहार और सरलता के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। लगा ही नहीं कि हम किसी एक बहुत इतने बड़े साहित्यकार से मिल रहे हैं। जब वो घर में रहीं तो बिल्कुल घर की तरह रहीं, और हर बात में उनका सानिध्य, बहुत ही स्नेह मिला हमें। तो बस इतना ही उसकी मधुर स्मृतियां हैं। मैं कुछ चित्र जो हैं वो आपके साथ बांट रहा हूँ इस चैट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको देखकर सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप भार्गव जी। और तात्याने जी कुछ कहना चाहती हैं रूस से? नहीं, आपको देख के बहुत अच्छा लगा अनूप जी, और सबको सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि लगा ही नहीं किसी बड़े लेखिका के साथ बैठे थे, तो जब बड़े लेखिका के साथ बैठे ही नहीं थे तो लगेगा कैसे आपको? नहीं नहीं, ये तो वाह वाह, बहुत अच्छा ये कहा तो आपने। तात्याने जी कुछ ये कहना ये तो चाहती आप हैं? हमारा अधिकार छीन रही हैं हमसे, ये ना कहलवा कर। शैल जी, आप कुछ कहेंगी? जी, कुछ बोलना सूर्यबाला जी, जितनी
चिकोटी काठ सी आपकी कहानी थी, उतना ही प्रभावी और चुटीला वाचन भी था। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी पत्नियों को अपने अपने पति याद आ रहे थे कहानी सुनते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बचपन से, हालांकि ये वाक्य सभी ने कहा है, पर बनारस के होने के नाते फिर से दोहरा रही हूँ। बचपन से ही आपको आज अखबार में पढ़ती थी और बड़ा प्रभावित होती थी। ऐसे ही आपकी कलम की स्याही हमेशा चलती रहे। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया धन्यवाद। शैल अग्रवाल जी। क्या बहुत तात्याना जी आभार। कुछ कहना बहुत चाहती हैं? जी, सबको सादर नमन। सूर्यबाला जी, दीदी जी, बहुत खुशी हुई मुझे आज आपको देखकर, आपको सुनकर, आपकी अत्यंत सुंदर कहानी आपकी ही मुंह से सुनकर। और मुझे वर्धा के वो दिन आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, वो मीठी स्मृतियां, जब मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं आपसे मिली थी। ये मेरे जीवन में एक सौभाग्य है। और दिव्या जी, आपका हार्दिक आभार कि आपने हमारे हमारे लिए ये आनंद तैयार किया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और चैट राजेश जी, में आपको भी। और वो माफ कीजिए, मैं टोकती हूँ बीच में, लेकिन वो सबकी सबकी बातें वो तहे दिल से आ रही थी, और बहुत खुशी हुई ये सारी बातें सुन के। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और क्रिएटिव कल्चर से तरिंदर कौर जी 1 मिनट कुछ लेना चाहती हैं, कृपया आप आए। हाँ, सभी गुणीजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं शुक्रगुजार हूँ आचार्य प्रोफेसर आचार्य जी की, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनने का खूबसूरत अवसर दिया। दिव्या जी की, मैं सफर में थी जब सूर्यबाला जी की कहानी, उससे पहले एक प्रोग्राम में थी, तो मैं देर हो गई। मैं सूर्यबाला जी की कहानी चल रही थी जब मैंने सुना, तो बीच बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच था, पर मैंने पूरी सुनी। और बहुत खूबसूरत प्रस्तुति थी इनकी। और सबसे बड़ी तो इनकी कलात्मकता की गुणवत्ता यही है कि ऐसा लग रहा था कि हम भी साथ साथ में ही इनके पात्रों के चल रहे हैं, और उसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं जहाँ चाय बनकर आई है, उसी किचन में है जहाँ पर चाय बन रही है। तो सबसे बड़ी तो यही खूबसूरती होती है किसी भी कहानीकार की, मेरे मुताबिक, कि वो अपने पात्रों के साथ अपने पाठक को, अपने श्रोता को लेकर चले। तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि मैं ही हूँ वो, और जो काली मिर्च इतनी ज़्यादा डाल रही है, और जो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि इतनी ज़्यादा शांति है। तो बहुत खूबसूरत लगा और सीखने को मिला। कितनी मधुरता से आपने, सहजता से इस कहानी को रवानी दी है, उसके लिए मैं आपको सलाम करती हूँ। और सभी जो गुणीजन हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब का सानिध्य मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी इन प्रोग्राम्स में मैं जुड़ना चाहूँगी। तो सभी को मेरा अभिनंदन। बहुत शुक्रिया आपका तरिंदर जी। तरिंदर जी पंजाबी की बहुत प्रतिष्ठित कवियत्री हैं, और अनूप भार्गव जी ने बहुत अच्छे अच्छे चित्र वहाँ चैट में रखे हैं, उनका भी बहुत आभार। और क्या हम अगले चरण पर चलें, या कुछ और लोग अपनी बात कहना चाहेंगे? राजेश जी, मैं तात्याना से कहना चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तात्याने जी सुनिए। मैं सुन रही हूँ दीदी जी। ठीक है ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए सूर्यबाला जी, कृपया अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आई आवाज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तात्याना, मुझे एक एक क्षण याद है जब वर्धा में हम दोनों साथ साथ थे। मैं हमेशा आपको याद करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बेपढ़ी लिखी लेखिका कहती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर और मैं उतना लिख नहीं सकती, वो टाइप नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा नहीं पाती हूँ। बहुत अच्छा लगा तात्याना, और सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने भी
मेरे ऊपर बोला है, मुझे लगा किसी और सूर्यबाला पर बोला जा रहा है। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और तात्याना जी, आपका बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है साथियों, हम इस सत्र को, बहुत जीवंत सत्र था, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको, और इसको समाप्त करते हैं। और दोस्तों, हमें इस कार्यक्रम के लिए शायद डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से बेहतर अध्यक्ष नहीं मिल सकता था। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, बल्कि एक ही क्षेत्र के दिग्गज कहना भी गलत नहीं होगा। और आप सब ज्ञान चतुर्वेदी जी को जानते हैं, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, और बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, जैसे सूर्यबाला जी हैं। तो इसी लिहाज से मैंने कहा कि शायद हम लोग सूर्यबाला जी से जो सुना है उसको अंत में अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करेंगे कि वो कृपया, आप शायद देर से आए क्योंकि वो किसी मरीज के, किसी रोगी को शफा देने में लगे थे। आपका स्वागत है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अनम्यूट कर लीजिए। आया, आवाज आई? हाँ, बिल्कुल आई जी। जी, कृपया, स्वागत है आपका। तो हम तो सूर्यबाला जी अभी कह रहे थे, हम तो उससे बुरे हाल वाले हैं इन सब चीजों में कि जूम में कैसे पहुंचे, फिर कहाँ क्या हो रहा है, बहुत गड़बड़ है। मतलब हम इस चीज के लिए बने नहीं है जिसके लिए आपने कहा ना कि आप बने हुए हैं अध्यक्षता के लिए। हम तो सूर्यबाला जी के कारण से यहाँ पर हैं। और अ, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बातें कही सूर्यबाला जी कहानियों के लेके। और मैंने एक, ऐसा नहीं मैं बिना पढ़े लिखे यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, मैंने सूर्यबाला जी पर एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया था, अगर सूर्यबाला जी को याद हो। साक्षात्कार में छपा था, और वो 15-16 पेज का इंटरव्यू था शायद, जिसमें इनकी बहुत सारी उस समय की कहानियों पर, और मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं एक पाठक के तौर पर। मैं हमेशा आज भी अपने आप को खलीफा नहीं मानता कि अब तुमने तो इतने उपन्यास लिख दिए। तो अब जब इतने उपन्यास लिख दिए, पर जब मैं वेन्यू एक डायरी पढ़ता हूँ, तो मैं उसे एक उपन्यासकार के तौर पे नहीं कि मैं कितना, देखिए मैं तो कितना बढ़िया लिख लेता हूँ। मैं अब मैं उस तरह से एक बड़ा उपन्यासकार अपने आप को समझकर मैं कौन देश का वासी मैं उतरने की कोशिश करूँ, नहीं, मैंने उसे एक पाठक के तौर पर पढ़ा था। और मैं चकित रह गया था उस उपन्यास में। मैंने बल्कि लिखा था, बाद में व्यास सम्मान मिला उसको, पर मैंने उस पर शायद पहली समीक्षा होगी बड़ी, जिस, क्यों मैडम आप सूर्यवाला जी, मैंने आपको शायद पहली समीक्षा बड़ी वाली जो होगी कि एक बेहतरीन उपन्यास का अचर्चित रह जाना, उस समय लोगों ने उस पर बात ही नहीं की। बड़े बड़े हमारे यहाँ सारी बात समझ जाइए आप, कि जो बड़े आलोचक हैं, जो तथाकथित बड़े आलोचक हैं, उन्हें अपनी उस पूरी एक मंडली से ही फुर्सत नहीं है, उसको महान घोषित करने से फुर्सत नहीं है कि वो जेन्युइन काम किसी का देख सकें, पढ़ सकें, और समझा सकें, समझ सकें। और सही बात तो है कि समझ सकें, उन्हें समझने की फुर्सत भी नहीं। तो हम हमेशा मानते हैं कि आपके पाठक और आपके इस तरह के ही जो बिल्कुल निश्चल किस्म के लोग हैं, एक एक निर्मल आलोचना वाला जिनके पास हृदय है, जिसमें अभी आज आपके तीनों लोगों ने दो शोध जिन्होंने किया है आप पर, उन्होंने, और पहले दिल्ली से, मैं नाम नाम में भूल जाता हूँ तो प्लीज आप कोई बुरा मत मानिएगा, नाम मैं ही बोलता 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 सूरवाला जी भी भूल के कुछ और करने लगूं तो बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये लोग हैं आपके असल हासिल लेखन के। लेखन का असल हासिल वही है जब आपको रास्ते में अचानक कोई रुक के पूछता है कि आप सूर्यवाला जी, हाँ मैंने आपकी फलानी चीज पढ़ी। ये वाली चीज जो है, ये हासिल आप तिकड़म से नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया में लाख हल्ला मचवा लीजिए, लाख अपने 4 दोस्तों को बोलिए कि भाई साहब जरा हमारे लिए बढ़िया से एक बार लिख दो, वो आपको प्रेमचंद घोषित कर दे, वो आपको परसाई घोषित कर दे, वो आपको कुछ भी कर दे, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके लेखन में क्या दम है,
और आपके लेखन में तो क्या बोले, इतने लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी, पर इतना बड़ा विस्तार है बात करने के लिए आपके लेखन को लेके, कहानियों से। स्त्री विमर्श पे बहुत बात हो रही थी। मैं तो जो आपने एक बात कही जिसकी चर्चा किसी ने की, वो मैंने सुन नहीं पाया था उस समय। शुरुआत में आपने कहा कि मैं सोच कर नहीं लिखती। अब इससे कई लोग इसको ले उड़ सकते हैं कि ये तो बिना सोचे लिखती हैं, जो मर्जी आता है। यहाँ है सोच कर, मतलब मैं गणित लगाती, मैं वो कैलकुलेट करके नहीं लिखती कि आजकल क्योंकि स्त्री विमर्श चल रहा है तो मैं कुछ स्त्री विमर्श और उस तरह का चल रहा है जिस तरह का चाहिए। जैसे एक आपकी छात्रा ने, शोध छात्रा ने बोला कि आज एक न्यूट्रल जेंडर पर कहानियां लिखने का फैशन आ गया है। तो आप उन पर जो लिखी जाएगी कहानियां, तो वो जो लिखा है, कई लोग लिखा उस पर, कुछ लोगों ने बहुत डूब के लिखा और कुछ किया। चूंकि ये फैशन है आज लिखने का इस पर, तो आप पकड़ में आता है वो। आप फैशन के तहत क्या लिख रहे हैं, आप के मन है कि नहीं वहां, आपका मन तो प्रवेश किया ही नहीं है। आप, हम जब लिखने की कला पे बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप पहली बात तो वो लिखिए यार जो आपको पता है। तुम, मैं कहता, वो कबीर कहते हैं जब ना कि मैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँख इनकी देखी। मैंने क्या देखा, मैंने क्या महसूस किया, मैंने क्या भुगता। मैं जब कोई भुगत रहा था तो उसके अंदर तक कितना प्रवेश कर गया, मैं कितना उसके दुख को समझा, उसके आह्लाद को समझा, उसके डरों को समझा। वो मैंने समझा कि नहीं समझा। तो एक है कि मैंने फैशन के तहत लिखा, मैंने एक हुआ कि मैं विचलित हूँ, मैं वहां तक उतर गया। वो सूरवाला जी की हर कहानी में और किसी हर बड़े लेखक की रचना में होता है कि अगर उसके 10 पात्र भी उपन्यास में हैं तो 10 पात्र में वो उतना ही गहरे उतरेगा, तब उपन्यास बनता है। वरना आप एक बड़ी सी लंबी कहानी खींच देते हैं, वो उपन्यास नहीं बनता। उपन्यास में उन एक एक पात्र को आप खुद बन जाते हो। जब से हम, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं पुनर्नवा उपन्यास में अपने कहते हैं, पर काया प्रवेश की कला। तो जो पर काया प्रवेश की कला सूरबाला जी में है। जब अभी पति और पत्नी दोनों की बात कर रही थी, अभी एक कहानी मैंने बाद का पढ़ा, बाद का सुना मैंने, और मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा कि आप, तबीयत ठीक लग रही थी और आप झूठ बोलते रहते हैं मेरे से फोन पे कि बहुत बुरे हाल हैं, बहुत बुरे हाल हैं। बुरे हाल में कुछ नहीं है आपके, बहुत बढ़िया, ये अच्छी सुंदर दिख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, स्वस्थ लग रही थी। और हम तो, हमें तो प्यार आ गया आप में देख के। क्या बात है भाई सूरवाला जी, आप तो बहुत अच्छी लग रही थी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें एक आपसे बात करते में कई बार फोन पे, कई बार मैं इनका डॉक्टर भी हूँ सूरवाला जी से, तो मैं कुछ बातें जो कह रहा हूँ एक डॉक्टर के तौर पे कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर अपने एक मरीज को पुनः स्वस्थ देख के, यहाँ इतना स्वस्थ है, इतना बढ़िया दिख रहा है मेरा मरीज, जो कि आज दर्द हो रहा है तो आज कल ही हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैंने अभी मेरे उपन्यास पर लेट के लिखा, मतलब वो खड़ी नहीं, बैठ नहीं पा रही थी, पर उन्होंने मेरे बाकायदा तानाशाही की प्रेम कथा पर पूरा एक जो अभी कहीं छपा नहीं, वो अभी कहीं छपेगा, पर बहुत खूबसूरत लिखा। तो बीमार रहती हैं, बीमारी का केवल शायद डॉक्टर को बोलती हूँ तो बोलती हूँ, वैसे ज्यादा हमसे डॉक्टरी के बारे में बहुत बार बात होती है, बहुत सारे हम उनको डॉक्टरी विमर्श अच्छे बुरे देते रहते हैं और लेखन के बारे में, बल्कि उनसे मैं अपने लेखन के बारे में ज्यादा सुनता हूँ। मैंने तो जो करना था, मैंने एक उस उपन्यास पे लिख के एक लंबा इंटरव्यू उनकी कहानियों पर बात करके, कहानियों में बहुत सारी बातें थी, अभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि जो एक मतलब बुनियादी तौर पे क्या है कि मध्यम वर्गीय जो हमारा जीवन है, हम अपनी उस मध्यम वर्गीय मानसिकता के साथ ही शायद बड़े आदमी भी हो जाए। अब लाल साहब छोटे छोटे आदमी नहीं थे, बड़े आदमी थे। मतलब सूरबाला जी के पतिदेव, पर वो, आप अपनी जड़ों से नहीं अलग हटे हुए। आप कहीं रहे, बंबई रहे, बहुत बड़े घर में रहे, समुद्र के किनारे रहे, वैसे रहती थी समुद्र के किनारे, इनका घर था उधर, जब मैं उधर भी गया हूँ, जहाँ मुझे इन्होंने उधार में पैसे दिए थे, कुछ मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे कि विदेश जा रहा था,
और मैं गया था तो आंख मीच के उन्होंने कुछ 1000 रुपए मेरे को कम पड़ रहे थे, कुछ लेना था मुझे। और बहुत बहुत अद्भुत प्रेम करने वाली स्त्री हैं। और बहुत उसे आप भाई के तौर पे कह दें, दोस्त के तौर पे कह दें, घर के कोई एक मेंबर के तौर पे कह दें, आप उनके हो जाते हो। आप इस तरह की जो बात कह रहे थे भार्गव साहब कि एक बड़ा लेखक और बड़ी लेखिका जिसका आप एक बड़ा लेखक का एक आतंक होता है। एक बड़ा लेखक वो है जिससे आतंकित हो जाए, आपके आसपास बैठा हुआ है, आप घबरा रहे हैं, हंसो मत यार, बुरा मान जाएंगे भाई साहब, हाँ अभी चुप रहो, अरे देखो ऐसा देखा। ये एक तरह का बड़ा लेखक वो है। एक तरह का बड़ा लेखक जो है जिसकी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ऑक्सीजन की तरह है, दिखता नहीं है पर जरूरी है। वो आपके आसपास हैं, उनकी प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हैं, पर उसमें और सहज सांस लेते हैं, क्योंकि वो एक ऑक्सीजन की तरह प्राणदायी उपस्थिति है उनकी। तो ऐसी सूरबाला जी हैं, व्यक्ति के तौर पर, लेखक के तौर पे, और निरंतर इस उम्र में भी निरंतर एक बेचैनी और लिखने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वरना आदमी अपने आप को रिपीट करने लगता है, अपने आप को फिर वही बातें, फिर वही बात, और वो सबसे अलग बैठ के अब नया क्या लिखें, व्यंग में क्या नया लिखें, क्या पढ़ें, ये सूरबाला को समझ करता है। सूरबाला जी सारी और बहुत अच्छी बात है कि वो लेखन की राजनीति से थोड़ा इतर हटके बैठी हुई हैं। तो किनारे बैठकर ही जो बैठा हुआ है इस जो मुख्य धारा है, जिसे हम कहें कि जिसमें कि आज के तारीख में बहुत सा कीचड़ बह रहा है, उससे बेहतर है कि आप किनारे बैठें, मुख्य धारा की ना कहलाएं, और आप कुछ बहुत अच्छा खूबसूरत रचें। जैसा कि आपने अभी आखिरी जो उपन्यास उनका था, मुझे नहीं मालूम अभी वो लिख रही हैं या बात नहीं हुई इस सिलसिले में कि कुछ और नया लिख रही हैं, पर जो कौन देश का वासी है, जो पूरा एक चक्र है, वो आदमी जो रह जाता है अमेरिका, यंग बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा जो निकल जाता है घर से, फिर उस घर की एक रौनक ही बढ़ जाती है, उसको खर्च के लिए पैसा आता है, वो बड़ा मकान बना लेते हैं, जो माँ बाप उसके पीछे रह गए हैं उधर वो चला जाता है। उस पूरे जीवन का सर्कल के अंत में जाके वो आदमी जो बैठा हुआ है अमेरिका, वो एक खालीपन है, उसको समझ नहीं आता क्या कर, वापस वापस हिंदुस्तान लौटता है। और उसके अंत पर भी मैंने बहुत सारी बात की थी सूरवाला जी से कि इस अंत से मुझे कहीं ऐसा लगता है क्या ये सोचा हुआ अंत तो नहीं है, हमने सोचा ऐसा कर दें, क्योंकि हमेशा उपन्यास जब आप लिखते हो तो मैं तो हमेशा ही अटकता हूँ कि मैं जब पूरा उपन्यास बहुत सारा, मेरा कोई उपन्यास 300-800 पेज से कम नहीं है, तो मैं आखिर में जाके इतने चरित्र इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहानी इतनी सारी हो जाती है, अब इसे आप कहाँ सम अप करोगे एक जगह लाके, वो एक बहुत बड़ी चुनौती लेखक के पास होती है लेखक के तौर पे। तो मुझे बाद में ये लगा कि लेखिका के तौर पर उस उपन्यास का इस तरह सम अप होना, वो सूरवाला जी के सामने भी चुनौती रहा होगा, और वो एक तरीका ये भी हो सकता था, शायद कोई और तरीका भी होता जो सोचा जा सकता था या लगता, पर वो एक पाठक को तो एक जस्टिफाइड एंड देता है बाकायदा कि आपको लगता है क्या बहुत अच्छा है। सो मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही रहें, स्वस्थ रहें, खूब लिखें, और ऐसे ही आपके आसपास लोग आपकी तारीफ करते मिले हमेशा, और आपको देख के खुश होने वाले लोग मिलें। और लाल साहब बहुत अच्छे रहें। लाल साहब आपको एक, इन्होंने पति का वैसे बहुत बुराई की है उसमें, हम भी एक पति हैं, और जो चाय भी ऐसे पी लेता है बिना साला रिएक्शन किए, तुमने अच्छी बनाई तो, नहीं बनाई तो भाड़ में जाओ, हमने अपनी चाय पी ली। तो हमें लगता है यार आदमी बोले तो, ये आदमी ऐसा महान बना हुआ बैठा है, कोई बोलता भी नहीं है। तो वो लाल साहब के अंदर जो है वो बहुत बहुत ही अलग ही आदमी, बहुत बहुत अच्छे आदमी। लाल साहब के तौर पे लाल साहब जैसा पति आपको ना मिलता तो आप इतना लिख नहीं पाते, मैं ये कह सकता हूँ। यहाँ मुझे आपकी मैं तारीफ से कुछ ज्यादा कहना मुझे लाल साहब की तारीफ करने दीजिए। जी नहीं, के हाँ, मैं कुछ ये कहना सब, चाहूंगी हाँ हाँ कि हाँ, हाँ आप ज्ञान जरूर जरूर कहिए, जरूर कहिए।
मैं जरूर कहूंगी ये ज्ञान जो है ना, बहुत पहले जब ये बहुत छोटे थे तभी भी उन्होंने लिखा था कि आप जो इतने वर्षों तक इतना अच्छा लिख पाए वो लाल साहब की वजह से। तो मैंने उसके जवाब में व्यंग्य लिखा था कि लिखती लेखिकाएं हैं और क्रेडिट उनके पति ले जाते हैं। नहीं, और यहाँ क्रेडिट पर इस बात का है क्रेडिट केवल, डॉक्टर ले जा रहा है, डॉक्टर कह रहा है क्रेडिट कि बड़ी अच्छी क्रेडिट इस लिख बात रही का है। है केवल कि वो उन्होंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब हमारे यहाँ तो दिक्कत ये है लेखिका की कि पति जो है वो आपको काम ना करने दे, तो वो ज्यादा डिस्क्रेडिट वाले पति बहुत हैं। बड़े जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, ये जो कहा गया है ना, तो बिल्कुल नहीं है। तो अब आप आज मैं अपनी हाँ, बात बताती हूँ, वो जरूर सुनिए आप सभी, क्योंकि हमारी इतना अच्छा निशा जी ने बोला, इतना अच्छा सुबह ने बोला, पूनम तो मैं जानती हूँ, सभी ने, तात्याना थी, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि बार बार लाल साहब पे इतना कहा गया। ये सारी पत्नियों को मैं बता रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि कभी ये सोचा है कि लाल साहब ने क्यों मुझे डिस्टर्ब नहीं किया? कभी लाल साहब को मौका ही नहीं मिला, कभी वाह, क्या मौका नहीं बात। मिला एक स्त्री के कारनामे की तरह। और ये भी बता दूं कि ये क्रेडिट तो सचमुच लाल साहब की है, क्योंकि एक स्त्री के कारनामे गुलजार ने सुना, शेखर सेन ने सुना, और सबने, और उन्होंने कहा, सबने वो किया अपने आप को इसके साथ, सबने अपने आप को जोड़ा। लेकिन मैंने सबसे कहा कि ये कहानी मेरे पति ने लिखवाई है, ये इस कहानी की क्रेडिट मैं उनको देती हूँ, क्योंकि 4 डायलॉग हुए थे और मैंने लिख के रखा था। फिर एक दिन मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है, तब मूड हो तो कर डालो। उनकी तरफ से ये शय मिली और मैं इस कहानी को लेकर चल पड़ी। और अभी मुझे टाइम मिला है, बीच में मैं टोकूंगी, बाद में नहीं बोलूंगी, कि दिव्या को बहुत बहुत मेरा अभिनंदन, दिव्या का। और दिव्या जैसी है, उनको वो दिखती नहीं है लेकिन वो कई हाथों वाली है, दुर्गा हो, काली हो, जो भी हो, वो इतने सारे काम ले जाती हैं। आज उनका ये दूसरा ये है शुरुआत, दूसरी शुरुआत शुभ हो और मंगलमय हो और बहुत अच्छा। और ये वातायन हमेशा खुशगवार झोंके हिंदी को और लोगों को देता रहे। और ज्ञान तो अपने है ही, वो ज्ञान इतने ज्ञानी है नहीं जितने आप लोगों को लग रहे हैं। वो सब मेरे बारे में क्या क्या बोल गए, किसी और सूर्यबाला के बारे में। आप सब लोग बहुत अच्छा बोले, अरुण जी आप भी, और सबको मैं एक साथ हरी कह रही हूँ। आपका बहुत बस तो आभार। हम राजेश अब हम क्लोज करेंगे, सारी ठीक बातें है। हो गई। और कुछ, क्योंकि आप कितना भी बोले वो कम पड़ जाएगा, तो इतना कार्यक्रम आपने चाहे 1.5 घंटे का बना रखा हो, ऑलरेडी शायद 15 मिनट ऊपर चला गया कार्यक्रम, 8 बजे शुरू हुआ है, तो मैं यहाँ बंद करूंगा, क्योंकि हर आदमी को कहीं कुछ और काम में भी जाना होगा। तो मैं बंद करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फिर से एक अध्यक्षता दे दी, और बहुत हम धीरे धीरे धन्यवाद। प्रोफेशनल अध्यक्ष होते जा रहे हैं। जो हमने कई जगह उसकी हंसी उड़ाई है, मंच से उड़ाई है, सब जगह उड़ाई है, कि एक आदमी धीरे धीरे अध्यक्ष बनने का आदी हो जाता है, और फिर उसे बहुत मजा आता है अध्यक्ष बनने में, और उसे कहीं अब अध्यक्ष के बिना बुलाओ तो वो आता नहीं है, जी क्योंकि बिल्कुल। उसे तो आना है, तो वो अध्यक्ष बन के ही वहां पहुंचता है जहां पहुंचना चाहता है। तो वैसा कुछ आदत मेरी मत डाल दीजिए राजेश जी, दिव्या जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बहुत ज्ञान जी। बहुत आभार। मैं मुझे 3 बातें कहनी है इस समय। एक तो ये कि नेहरू जी एक गए थे टोल्स्टॉय के सम्मान समारोह में, मतलब शायद उनके यादगार के समारोह में, तो उन्होंने एक बात कही कि कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने हम जाते हैं तो वो हमें लगता है कि कितने बड़े हैं, और कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जब हम उनके सामने जाते हैं तो वो हमें बड़ा महसूस करवाते हैं। तो आप दोनों के ऊपर ही ये बात लागू होती है। मैं दोनों को ही इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी किसी ने कहा था कि सब लोग बोल लेते हैं तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, तो उसके लिए हम ज्ञान जी से सब कुछ सीख सकते हैं कि सब लोगों के बोलने के बाद भी वो क्या बोल सकते हैं और कितने नए पहलू सूर्यबाला जी के व्यक्तित्व से उद्घाटित कर सकते हैं वो।
हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। अब तीसरी बात थोड़ा ये मजाक में समझा जाए कि आप दोनों ही बात कर रहे थे कि पुरुष ने क्या किया और स्त्री ने क्या किया, तो उसका एक अंग्रेजी में कहावत है, हिंदी में कहता हूँ कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है, वो भी चलन में है। और उसके पीछे किसी ने जोड़ा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है और हर असफल के पीछे दो होती है। नहीं, तो एक और उसमें है कि हर अच्छा, सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है जो आश्चर्यचकित होती है, साला सफल कैसे हो गया। ये है। देखिए ये कितना असल में ये है। रचनात्मक वो कार्यक्रम उसकी होता जा रहा वो है आप उसकी लोगों की वो उसकी उपस्थिति से। औकात जानती है, वो उसकी औकात जानती है कि ये साला सफल कैसे हो। अच्छा ठीक है, आपके इस योगदान को याद रखा जाएगा। और मैं इसको समापन की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद। आप एक सबका मैं एक आभार व्यक्त व्यंग्य, करता हूँ। हाँ हाँ, राजेश जी, सूर्यबाला में जी। एक अपना व्यंग्य, मैंने अपने एक व्यंग्य में लिखा है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है और हर असफल महिला के पीछे एक पुरुष होता है। ये नया नया आयाम है इसका। तो अब क्योंकि समय भी हो गया है और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरी इस कार्यक्रम की सहयोगी संस्था की अध्यक्षा अर्पणा संत सिंह जी को, वो धन्यवाद ज्ञापन करें औपचारिक रूप से, और हमारे आगे के कार्यक्रम के बारे में भी कृपया बताएं। और मुझे उम्मीद है कि हम अगले कार्यक्रम में 2 हफ्ते के बाद आपसे पुनः मिलेंगे, आपके दर्शन करेंगे। आप कृपया जरूर शामिल हों। अर्पणा जी कृपया आइए। धन्यवाद सर। परम आदरणीय सूर्यबाला जी, ज्ञान जी, दिव्या माथुर जी, राजेश जी, सम्मानित अतिथिगण, विशिष्ट वक्ताओं, साहित्य प्रेमी श्रोताओं तथा उपस्थित सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। साहित्य संवाद जैसी सार्थक एवं रचनात्मक श्रृंखला के प्रथम आयोजन को सफल बनाने में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति, आत्मीय सहयोग और सक्रिय सहभागिता के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास सम्मान से अलंकृत लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला जी के स्नेहपूर्ण संवाद और साहित्यिक अनुभवों ने इस आयोजन को विशेष ऊंचाई प्रदान की है। हम विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित उपन्यासकार एवं व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके प्रेरक विचारों और वाणी के लिए। साथ ही आत्मीय वार्तालाप के माध्यम से कार्यक्रम को जीवंत बनाने वाले श्री अरुण शेखर जी का, अपनी समीक्षात्मक दृष्टि से विमर्श को समृद्ध करने वाली प्रोफेसर निशा नाग पुरोहित जी का, तथा पूरे आयोजन को सुसंगठित और प्रभावी रूप से संचालित करने वाली सूत्रधार डॉक्टर राजेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ ही सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं का भी हार्दिक आभार, जिनकी सक्रिय सहभागिता ने इस कार्यक्रम को जीवंत, अर्थपूर्ण और स्मरणीय बनाया। विशेष आभार आदरणीय दिव्या जी का, सीवी जी का, बतायन टीम का, गृहस्वामी टीम का, क्रिएटिव कल्चर और वैश्विक हिंदी परिवार की टीम का। साथ ही आशा करती हूँ कि साहित्य संवाद की यह श्रृंखला आगे भी साहित्य, विचार और संवेदना के ऐसे ही समृद्ध संवादों से आगे चलती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू। मैं अर्पणा जी को और राजेश जी को नहीं कह पाई, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत आभार आप तो। आपने अच्छा किया, वरना हम आपसे नाराज हो जाते। हम आपको मना नहीं, लेते। नाराज तो कभी नहीं हो सकते। तो ठीक है, अब इसको हम बंद कर रहे हैं। सबको नमस्कार।